हाय गाइस, आज हम लोग जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम देखेंगे जो कि होगा सेशन ऑथेंटिकेशन। सेशन ऑथेंटिकेशन मैंने आपको जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का जब मैं आपको वो सीरीज़ बता रहा था, जब हम लोगों ने प्लेलिस्ट देखा था, उस वक्त मैंने आपको बताया होगा। मगर वहाँ पर हो सकता है कि मैंने आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन के साथ ना बताया हो कि कैसे उसको बैकएंड में पूरा क्रिएट कैसे करते हैं वह पूरा सिस्टम। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप DRF में यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम अपना खुद का कस्टम बना सकते हैं, जो कि काफ़ी सिक्योर रहेगा। आप इसको प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम में वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक नॉर्मली ऑथेंटिकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, जैसे कि लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन, अकाउंट एक्टिवेशन, पासवर्ड चेंज, प्रोफाइल अपडेट, डैशबोर्ड, पासवर्ड रीसेट का ईमेल कैसे सेंड करेंगे किसी यूज़र की ईमेल आईडी पे, वह अकाउंट एक्टिवेशन के लिए ईमेल कैसे सेंड करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही एक ईमेल चला जाएगा यूज़र के ईमेल आईडी पे जिसमें अकाउंट एक्टिवेशन का लिंक होगा। तो इस तरीके के ये सारे जो फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली सभी ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। वो सब कुछ कस्टम है, अपना खुद का कोड लिखा हुआ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे काम हो रही है। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ DRF, और डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे MySQL। लेकिन आप डेटाबेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो SQLite 3 भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए सीखने के लिए कोई फ़र्क आपका पड़ेगा नहीं। आप कोई और अदर डेटाबेस यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ बना के ऑलरेडी रखा हुआ है कि आप कैसे अलग-अलग डेटाबेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने जेंगो फ्रेमवर्क के साथ या फिर जेंगो के साथ। तो आप सेम उसी तरीके से माइस्क्यूएल को मैं करूँगा, उसी तरीके से आप पोस्टग्रे को कर सकते हैं या फिर आप अलग-अलग डेटाबेसेस को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे होनी है और इसको कैसे हम लोग यूज़ में लाएँगे और कैसे पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम क्रिएट करें। जैसे मैंने कहा कि आप इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिक्योर रहेगा। आप चाहें तो इसको प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ सकती है अपने फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग, या फिर बैक एंड में अगर कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो आप आराम से कर पाएँगे। मतलब इतना अच्छे से कोड आपको समझ में आ जाएगा कि आप सब कुछ आसानी से कर पाएँगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सेशन ऑथेंटिकेशन काम कैसे करता है। सेशन ऑथेंटिकेशन कुछ इस तरीके से काम करता है। यूज़र जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के साथ ही सर्वर में एक सेशन स्टोर कर दिया जाता है उस यूज़र के लिए, और एक सेशन आईडी जनरेट कर दी जाती है। वो सेशन आईडी क्लाइंट के ब्राउज़र पे या फिर कहीं पर सर्वर उसको स्टोर कर देता है। अभी जब भी रिक्वेस्ट करेगा दोबारा से, मतलब एक बार लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, अब दोबारा से जब भी कोई रिक्वेस्ट भेजेगा यूज़र, मान लीजिए कि डेटा फेचिंग, प्रोफाइल अपडेट करने के लिए, फिर डेटा देखने के लिए, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कुछ भी यूज़र नेम या फिर नाम वगैरह कुछ भी देखने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो उसको दोबारा से ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो सेशन आईडी होता है उससे उस रिक्वेस्ट के साथ जाता है सर्वर के पास, और सर्वर क्या करता है उस सेशन आईडी को क्या देखता है कि क्या पहले से ये सेशन आईडी एक बना हुआ है, मतलब ऑथेंटिकेटेड बंदा है या नहीं है, वह सेशन आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई करता है और उसका जो रिक्वेस्ट है उसको सक्सेस बना देता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। मैं आपको अभी दिखा भी दूँगा जब हम लोग बनाएँगे तब, कि सेशन आईडी हमारा कहाँ पर जनरेट हो रहा है। डेटाबेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप होता है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का, वो होता है कि डेटाबेस में जाके सेटअप होता है। तो आप देखेंगे कि एक जेंगो अंडरस्कोर सेशन करके एक टेबल हमारा होता है, जिस पे जब भी कोई बंदा लॉगिन होता है तो उस टेबल पे एक सेशन आईडी हमारा इंसर्ट होता है, जो कि उसी पर्टिकुलर यूज़र के लिए होता है, और वह डिलीट भी हो जाता है अगर वह लॉग आउट करता है उस केस में। तो ये पूरा चीज़ मैं आपको दिखा दूँगा, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मतलब बस एक बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूँ कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन, सेशन ऑथेंटिकेशन किस तरीके से काम करता है। यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के साथ ही क्या होता है, सर्वर पे सेशन आईडी जनरेट कर दी जाती है, सेशन को स्टोर कर दिया जाता है डेटाबेस में। और अब जब लॉगिन करने के बाद जब भी कभी अगर रिक्वेस्ट करेगा यूज़र किसी भी चीज़ के लिए, तो उस सेशन आईडी के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। तो दोबारा से उसको बार-बार ऑथेंटिकेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल सा ये याद में रखिए, और देखिए कि कोड वगैरह कैसे होता है, बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी। तो चलिए मैं आपको कोड और जो थोड़ा बहुत क्या-क्या चीज़ें आवश्यकता है, वह पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या-क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट को करने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है आपको जेंगो आना चाहिए, और जेंगो के साथ ही जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क आना चाहिए। फिर कुछ पैकेजेस चाहिए होगा हमें, जैसे कोर्स हेडर्स। अगर इसके बैकएंड बना रहे हैं तो कल को हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं, इस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को अगर इंटीग्रेट करेंगे रिएक्ट जेएस से या फिर Vue.js से या फिर एंगुलर से या फिर Next.js से या फिर Next.js से, तो हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी कोर्स एरर को हैंडल करने के लिए। तो हम लोग अभी इसको इंस्टॉल कर लेंगे और सेटअप वगैरह कर लेंगे। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ने वाली एक और पैकेज जो कि .env, जिसमें हम लोग अपना जो env वेरिएबल्स होगा उसको रखेंगे इसी वजह से। उसके बाद तीसरी चीज़, MySQL यूज़ कर रहे हैं तो MySQL क्लाइंट की भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी, एक-एक करके हम लोग इंस्टॉल भी करेंगे और आपको दिखाऊँगा भी ये कैसे करते हैं। इसके अलावा आपको अगर जेंगो नहीं पता है
तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, पहले सब्सक्राइब कर लेना है ज़रूर से। उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद आप यहाँ से सर्च कीजिए जेंगो, तो आपको जेंगो का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए जेंगो का प्लेलिस्ट, साथ ही आपको मिल जाएगा एक जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का प्लेलिस्ट, और यहाँ पर आपको जेंगो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। और ऑथेंटिकेशन का भी एक मैंने यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन का एक प्लेलिस्ट, जिसपे सिर्फ ऑथेंटिकेशन में बता रहा हूँ। उसमें आपको सारे ऑथेंटिकेशन मिलेंगे, लारावेल का, एक्सप्रेस जेएस का, डीआरएफ का, रिएक्ट के साथ, व्यू के साथ, नक्श के साथ, नेक्स्ट के साथ सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए अभी जेंगो में हम लोग रहते हैं। सो प्लेलिस्ट अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैसे कि जेंगो का प्लेलिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेंगो आप पढ़ सकते हैं, वैसे जेंगो 4 आ चुका है, ये जेंगो 3 में बना हुआ, 3.2 में बना हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको सीखिए, बहुत ही दिल से मैंने बनाया हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जेंगो। अब जेंगो 4, जेंगो 5 किसी में भी आएगा तो उसमें काम कर पाएंगे, तो इसको जरूर से देखिए अगर आपको जेंगो नहीं आता है उस केस में। इसके अलावा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क आप इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं कि एपीआई क्या होता है, वेब एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई किसे कहते हैं, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से मॉडल सीरियलाइजर बनाते हैं, क्लास बेस्ड व्यू हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वह कैसे बनाते हैं, एपीआई व्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और सेशन ऑथेंटिकेशन को कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी देखिए। सेशन ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन का मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए अभी जो बना रहे हैं उसके बारे में, मतलब वो प्रोजेक्ट समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। तो क्या करता हूँ मैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी रहने देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने का काम शुरू। सी ड्राइव में एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन जेंगो सेशन ऑथ, ये खाली है बिल्कुल। इसको मैं वीएस कोड पे ओपन कर लूँ तो राइट क्लिक करते हैं और मोर ऑप्शन में जाते हैं, ओपन विद वीएस कोड, और हमारा ये ओपन हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल, और सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक वर्चुअल एनवी क्रिएट करेंगे। तो वर्चुअल एनवी क्रिएट करने के लिए आप पीआईपी फ्रीज करके पहले देखिएगा, पीआईपी फ्रीज, और यहाँ पर आपका ये वर्चुअल एनवी ये इंस्टॉल होना चाहिए, अगर नहीं है तो py.py.rg से आप इसको सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर वर्चुअल एनवी क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम लोग वर्चुअल ईएनवी लिखेंगे और इसका नाम रखेंगे वीएनवी, पर अपनी मर्जी से आप कोई भी नाम रख सकते हैं, मतलब मैंने लिख दिया वी क्या लिख रहा हूँ मैं, वीएनवी, या फिर कोई भी नाम रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक वर्चुअल ईएनवी हमारे लिए क्रिएट होकर मिल जाएगा। अब क्यों इसको क्रिएट करते हैं ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ताकि हमारा सारा पैकेजेस इसी ईएनवी के अंदर में रहे। कल को इसको अगर प्रोडक्शन में लेके जाएं हम लोग, मतलब डिप्लॉय करें इसको किसी वर्चुअल वीपीएस में या फिर एडब्ल्यूएस में, फिर कहीं भी, तो सिर्फ और सिर्फ यही पैकेजेस जो इस प्रोजेक्ट के लिए खास है वही इंस्टॉल हो, बाकी कुछ भी इंस्टॉल ना हो, वरना ये अब बहुत सारी चीज़ें ये ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये हमारा वर्चुअल एनवी यहाँ पर बन चुका है, इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इसके अंदर में ये जो स्क्रिप्ट्स के अंदर में एक्टिवेट है उसको रन करवाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना होता है VENV और ये वाला स्लैश देना है, फिर स्क्रिप्ट्स यहाँ पर लिखना है और एक्टिवेट, इस तरीके से इंटर की प्रेस कीजिएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा जो इस भी नाम से आपका ENV हुआ VNV, तो VNV आ गया मेरा, और ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो डीएक्टिवेट करने के लिए आप डीएक्टिवेट लिखते हैं, मुझे अभी करना नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक एक करके जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले चाहिए जेंगो, तो PIP इंस्टॉल जेंगो ये लिखकर इंटर की प्रेस करते हैं और ये जेंगो हमें इंस्टॉल करके दे देगा। जेंगो का जो भी अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है 4.2.2 वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है, अभी तक का जो भी लेटेस्ट है उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। सो ये इंस्टॉल हो जाए, देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको चेक कर सकते हैं, PIP फ्रीज लिख के ये मेरे को दिखा देगा कि इस ENV के अंदर में ये सारी पैकेजेस हैं, कोई भी इधर उधर का कोई भी पैकेज नहीं, सिर्फ जो खास है जो इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वही पैकेज है। देखिए जेंगो 4.2.2 लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग DRF इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी कि यहाँ पर ये जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऐसे मैंने बस ओपन करके रखा हुआ है। देखिए जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है 4.2.2 जिस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इसको क्लोज करते हैं। DRF को इंस्टॉल करने के लिए आपको इंस्टॉलेशन में यहाँ पर क्लिक करना है, इसकी वेबसाइट ओपन करने के बाद, और यहाँ पर आपको PIP इंस्टॉल ये वाला कॉपी करना है और यहाँ ये वापस से राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर PIP फ्रीज करेंगे आपको दिख जाएगा जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क 3.14 ये हमारा इंस्टॉल हुआ है अभी। उसके बाद ये तो इंस्टॉल हो गया, अभी इसको कर देते हैं क्लोज। इसको देखिए, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ये करना पड़ता है इंस्टॉल्ड ऐप्स में, तो ये हम लोग करेंगे, लेकिन हमने प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया नहीं है, बस हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पहले, तो इसके लिए हम लोग अभी ये लिख नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने जेंगो कोर्स हेडर ये लिख के सर्च किया है pypi.org पे, ये पैकेज मुझे चाहिए। क्यों चाहिए मैंने आपको बताया, ये हमें मदद करेगा जब हम लोग रिएक्ट या फिर कोई भी फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे इससे, तो कोर्स एरर जो आता है उसको हैंडल करने के काम ये आता है। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको इंस्टॉल करने के लिए इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ ये राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट हो जाएगा, इंटर की प्रेस करते हैं और ये भी हमारा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है ये जेंगो.env, इसको इसमें क्लिक कीजिए, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है,
राइट क्लिक कीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए और डॉट एन वी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको माई के लिए ये माई क्लाइंट लिख के सर्च करना है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। इसे कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है, एंटर की प्रेस कीजिए और ये भी हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं, अगर मैं आप दिखा सकूँ पीएचपी फ्रीज करके, देखिए जेंगो हमारा 4.2.2 है और कोर्स हेडर ये 4.1 है, डॉट एन वी 1.4, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमारा 3.14 और माइस्क्ल क्लाइंट 2.1.1 ये हमारा इंस्टॉल है। बाकी सपोर्टिव पैकेजेस हैं ये सारे जो कि इन सबको सपोर्ट करने के काम आता है। तो हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया। अब हमें काम क्या करना है, अब हमें अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको लिखना है जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम रखेंगे जेंगो सेशन और जो हमने फोल्डर का नाम रखा था वही हमने रखा हुआ और इसमें डॉट लिख देते हैं, स्पेस देकर डॉट लिख दिया, एंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अगर डॉट नहीं देंगे तो क्या होगा, हमारा ये पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा इसी के साथ और उसके अंदर में मतलब ये वाला 2 क्रिएट कर देगा। एक तो हमारा पहले से बना हुआ था, इसी मैंने डॉट के साथ इसको कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो सेटिंग फाइल जिस फोल्डर के अंदर होता है वो क्रिएट करो, बाकी मेरा ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। अभी हम लोग इसमें सेटअप कर सकते हैं, जैसे सेटिंग फाइल में हमें क्या क्या सेटअप करना था वो हम लोग कर लेते हैं। तो एक तो ये कमेंट मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ज़्यादा स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े, और ये डो नॉट कर देते हैं। यहाँ पर हमें इंस्टॉल्ड ऐप्स में पहले क्या करना है वह देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, एक एक करके सब कुछ करेंगे। जैसे सबसे पहले जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करते हैं, इसमें कहा गया था कि आपको ये करना है, तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ये हमारा रेस्ट फ्रेमवर्क के लिए तैयार है। अभी ये हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, ये सब कुछ चाहिए नहीं हमें। और एग्जांपल ये बता रहा है कि आप किस तरीके से ये सब कुछ करेंगे, तो ये सब तो हमने सीखा हुआ है, यहाँ से हमें और कोई खास काम है नहीं इसमें। ये कोर्स हेडर में और यहाँ पर आपको ये बताएगा कि किस तरीके से आप इसको सेटअप करेंगे, तो आपको ये वाला इसमें लिखना है। तो मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं कोर्स हेडर का यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ। इसको सिंगल कोट दिया, कॉमा देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग वापस से चलते हैं इसमें, और ये कह रहा है कि आपको ये वाला एक लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, ये कॉमन मिडिलवेयर के जस्ट ऊपर में करना है, वही हमें बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, मिडिलवेयर में है कॉमन मिडिलवेयर ये रहा और यहाँ पर हमें करना है, तो ये नहीं ये और यहाँ पर कॉमा दे। ये कोर्स हेडर हो गया, ये हमने मिडिलवेयर सेटअप कर दिया। अब वापस से आते हैं और ये क्या कहता है कि ये तो आपने कर लिया, अब वो क्या करना है, वो कॉन्फ़िगर करना है कि क्या क्या आप अलाउ करना चाहते हैं, कौन कौन सा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, उसके बाद यहाँ से और कुछ नहीं, इधर से भी कुछ नहीं, इधर ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है, बस आपको वही कॉपी करना है। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि कहीं कुछ चेंज हुआ है कि इसका डॉक में कुछ भी चेंज मुझे दिख नहीं रहा। तो सिंपली उसको कॉपी किया था जिसको मैंने, उसको आना है और सबसे नीचे चले आइए यहाँ पर। ठीक है, सबसे नीचे चले आइए, यहाँ पर पेस्ट कीजिए और ये दो जो ऊपर का आपको दिख रहा है इसको हटा देना। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा होता है एक्चुअली जो हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल होता है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। जैसे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पर हमारा रिएक्ट जेएस या फिर व्यू जेएस चलता है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो वो लोकल कैसे हो सकता है या फिर हो सकता है 127.0.0.1 के साथ तुमने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। इससे कोर्स पॉलिसी का एरर नहीं आएगा। जब हम लोग फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे तब याद रहे कि ये अभी के लिए कुछ भी नहीं है, ये यूजलेस है। इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ तभी होगा जब हमारा फ्रंट एंड कनेक्ट होगा इसमें, बट हमें फ्रंट एंड अभी देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक एंड ही देखना है हमें अभी के लिए। ओके, तो ये हमने कर लिया। अभी हम लोग वापस से चलते हैं, इसमें और कुछ खास काम है नहीं, तो मैं चाहूँ तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूँ। मैं इसको क्लोज ही कर देता हूँ, ये क्लोज कर दिया। अब .env का यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं इसके होम पेज पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें गिटहब पे लेके जाएगा इस पैकेज के, और ये कहता है कि इसको आपने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है manage.py फाइल पे और ये आपको import os माफ कीजिएगा import .env ये एक लिखना है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और कहाँ जाना है manage.py फाइल पे यहाँ पे, और इसको लिखिए .env लिख दिया मैंने। इसके साथ ही आपको यहाँ पर .env read.env ये वाला कॉपी करना है और ये आप यहाँ पर पेस्ट, इसे .env आप रीड कर पाएंगे अपने settings.py फाइल पे, इसीलिए हमने ये किया हुआ था। बस इसको क्लोज कर दें और क्या करना है, यहाँ पर वापस से आते हैं। इसका और कुछ खास काम है नहीं, तो इसको भी हम लोग क्लोज कर दें। अभी MySQL क्लाइंट की बात आती है। MySQL क्लाइंट में हमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर हमने ये इसको इंस्टॉल कर लिया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद ये सारी चीज़ें कहता है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये, और इसमें कुछ खास देखिए है नहीं, बस इंस्टॉल हमने कर लिया था। होम पेज में अगर जाएंगे तो ये हमें गिटहब पे लेके जाएगा और यहाँ पर भी ये कुछ खास में कहता नहीं, बस कहता है कि इंस्टॉल करना है। उसके बाद एज्यूम यू आर एक्टिवेटिंग पाइथन 3 env, और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने का तरीका होता है। लिनक्स में कैसे करेंगे और इसमें कैसे करेंगे, तो खैर ये सारी चीज़ें हमारे काम की अभी है नहीं, इसको भी आप क्लोज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें से किसी का भी कोई काम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेशन ऑथेंटिकेशन को तो रहने देते हैं, ये भी सबको हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है। सब मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रैच से। इसको पूरे को मैंने क्लोज किया और रियल कोडिंग अब हमारा यहाँ से शुरू हो जाए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपना डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग न्यू फाइल एक यहाँ पर गेट करते हैं .env नाम से, बिकॉज हम लोग अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे डेटाबेस का रिलेटेड, तो वो सिक्योर रहेगा
हमारे प्रोडक्शन में जाएगा नहीं, मतलब अगर गिटहब पे मैं पुश करूँ तो वहाँ जाएगा नहीं, .env मेरा इग्नोर कर दिया जाएगा। मैं यहाँ पर गिट इग्नोर फाइल भी क्रिएट कर सकता हूँ। सो क्या क्या हमें चाहिए, db नेम इक्वल क्या रखेंगे, डेटाबेस का नाम अपनी मर्जी से आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं रखूँगा सेशन डीजे सेशन, ऐसा नाम रखते हैं डीजे सेशन ऑथ। ओके, और यहाँ पर इसको सिंगल कॉट, ये क्या हो गया भाई, सिंगल कॉट लिख दिया, डीजे सेशन ऑथ। इसके साथ आपको डीबी यूज़र चाहिए होगा तो डीबी यूज़र इक्वल यूज़र का कुछ भी नाम रख लीजिए, मैं राज नाम रख लूँगा। तो मेरा राज नाम से एक क्रिएट, इसमें कॉमा नहीं देना होता है। उसके बाद डीबी का क्या पास होगा, मतलब पासवर्ड होगा, वह डीबी पास इक्वल और पासवर्ड में लिख देंगे हेलो 1 2 3 4 5 6। सो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, डीबी नेम, डीबी यूज़र, डीबी पास, और ये हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने MySQL पे। इसके अलावा हम लोग चलते हैं पहले अपने MySQL पे। तो MySQL देखिए मेरा यहाँ से रन करा अपाचे सर्वर भी, और MySQL मैंने रन करके रखा स्टार्ट करके। मैं XAMPP यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी एक्टिव रन कर सकते हैं अपने MySQL सर्वर वगैरह को। इसके बाद हमें चलना है लोकल होस्ट पे। तो मैंने ओपन किया यहाँ पर मोजिल्ला फायरफॉक्स, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, लोकल होस्ट पे अगर इंटर करेंगे तो PHP एडमिन पे आपको ये लेके जाएगा। यहाँ से आपको एक डेटाबेस नया क्रिएट करना है। डेटाबेस का नाम हमने क्या रखा था, डीजे सेशन ऑथ, बस इतना लिखिए और क्रिएट में क्लिक कीजिए। एक नया डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया जिसपे अभी कुछ भी नहीं है। साथ में यूज़र अगर आपका नहीं है तो आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूज़र अकाउंट में, और यहाँ पर आपको लिखना है ऐड यूज़र अकाउंट, क्रिएट मतलब क्लिक करना है ऐड यूज़र अकाउंट यहाँ पर। तो यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखिएगा जिससे राज लिखना है, होस्ट नेम में कुछ नहीं, पासवर्ड जैसे मैंने कहा था हेलो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर रीटाइप करना है पासवर्ड हेलो 1 2 3 4 5 6, और सिंपली सारे प्रिविलेज दीजिएगा इसको, और आपको गो में क्लिक कर देना। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है ये सब कुछ, पर फिर भी बता देता हूँ मैं ये कैसे हो रहा है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा, आप देख सकते हैं राज यूज़र है मेरा जिस पे पासवर्ड सेट है, तो मैंने दोबारा से नहीं किया। आप चाहें तो बिना यूज़र नेम पासवर्ड के भी कर सकते हैं, फिर आप रूट का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक यूज़र क्रिएट कीजिए अपना खुद का इस डेटाबेस के लिए, और उसका यूज़ कीजिए। आप चाहें तो इसको प्रिविलेज दे सकते हैं कि ये राज यूज़र सिर्फ और सिर्फ इस डेटाबेस को ही यूज़ करे, फिर उस पर अभी मैं जा नहीं रहा। तो डेटाबेस हमारा यहाँ पर क्रिएट है, ये डीजे सेशन ऑथ जो कि अभी खाली है, ये कर लिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं किया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ करना पड़ेगा, सेटिंग्स में आना है, और यहाँ पर देखें डेटाबेस का कहीं होगा SQLite हमारा इसमें सेटअप रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये हटाना है और हमें अपना खुद का करना है। तो बेसिक से सेटअप है इस पर, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्विकली इसको। देखिए कुछ इस तरीके से इसमें OS बता रहा है कि आपका इंपोर्ट नहीं है। हम लोग यहाँ सबसे ऊपर आइए और यहाँ पर लिखिए इंपोर्ट OS, बस इतना लिखना है। इसको सेव कीजिए, मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ और आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। से इंजन आपको यही लिखना है, Django DB बैकएंड MySQL, नेम आपको os.env.get.db नेम, यहाँ जो लिखा था DB नेम, इसमें जो भी लिखा है वह हमारे यहाँ पर चला है। तो जैसे से यूज़र के लिए os.env.get.db यूज़र, यानी कि यूज़र में जो लिखा राज वह राज यहाँ पर चलाएगा। os.env.get.db पास, तो पासवर्ड जो है वह हमारा यहाँ पर पासवर्ड में चलाएगा। इधर जो इंजन नेम, यूज़र, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट, ये सारे दिख रहे हैं, ये एज इट इज़ लिखना है। बाकी ये DB नेम, DB यूज़र, DB पास, ये आपको यहाँ से देख लेने का आपने क्या लिखा, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। बस ध्यान इनके वैल्यूज़ का रखना होता है कि ये आपका मैच करना चाहिए जो हमने अभी क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग MySQL, ठीक है, ये करना है। और यहाँ पर आप होस्ट लिखेंगे, होस्ट मोस्टली आपका यही रहेगा 127, और पोर्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने छेड़छाड़ नहीं किया होगा अपने MySQL के साथ, अपने XAMPP के साथ, तो आपका भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट यही होगा 3306। बाकी एक ये एक्स्ट्रा सेटिंग है ऑप्शंस जो हमें Django करने के लिए कहता है, तो ये हमने किया है, ऑप्शंस लिखना है, फिर init कमांड सेट स्किल मोड स्ट्रिक्ट ट्रांस टेबल्स, ये करेंगे तो आपको वार्निंग नहीं मिलेगा, वरना इससे एक वार्निंग मिलने लगता है यहाँ टर्मिनल। तो मैंने इसको भी सेटअप कर दिया हुआ है इस बार। ओके, सो ये हो गया। अभी बस इसमें इतना ही करना है, हमारा डेटाबेस तैयार है। अगर माइग्रेट करेंगे, अभी हमें करना नहीं, बट माइग्रेट करेंगे तो हमारा जो भी डेटाबेस क्रिएट होगा वह SQLite जो कि डिफ़ॉल्ट मिलता है उस पर ना होके हमारा जो MySQL है इस पर होगा। तो ये एक हमने डेटाबेस सेटअप किया। अब दूसरी चीज़ हमें सेटअप करनी है ईमेल, बिकॉज ईमेल हमारा जाएगा जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो हमें ईमेल भेजने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अकाउंट एक्टिवेशन का ईमेल भेजना है, पासवर्ड रीसेट लिंक का ईमेल भेजना है, तो उसके लिए हम लोग ईमेल को भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो ईमेल कॉन्फ़िग करने के लिए आपको इसमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, ईमेल कॉन्फ़िग करने के लिए आपको ईमेल का यूज़र यानी कि ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड ये पड़ेगा, बट जो रियल है उसको नहीं लिखना है। ईमेल तो रियल लगेगा बट पासवर्ड रियल नहीं लिखना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पहले जीमेल में जाइए, आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे करते हैं। जीमेल में जाना है और फिर आपको जाना है यहाँ सेटिंग्स में, देन मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद ये भी मैंने बताया हुआ एक सेपरेटली, यहाँ से क्लिक सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो पहले तो आपको ये इनेबल करना पड़ेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, और हो सकता है आपको यहीं पर दिख जाए कि ऐप पासवर्ड का ऑप्शन, बट मुझे दिख नहीं रहा। मैं क्या करूँगा, इसमें जाऊँगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पर, और इसमें जाने के बाद
ये अगर आपको कहे कि आपको लॉगिन करना है तो आपको लॉगिन करना है, और मुझे इसका पासवर्ड याद नहीं बिकॉज़ ये मैंने फेक बनाया हुआ है ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए। चलिए पासवर्ड मुझे याद आ गया और मैंने इसको लिखा और नेक्स्ट में क्लिक किया, जिससे मुझे वो सिक्योरिटी वाले जो फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें एक्सेस करने के लिए दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन के मैं अंदर हूँ। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक ऐप पासवर्ड्स करके सबसे नीचे ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मेरा 2 पहले से क्रिएट आप देख सकते हैं। आप जितनी मर्ज़ी उतनी जनरेट कर सकते हैं ऐप पासवर्ड। कैसे करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है कोई भी मेल या फिर आप अपना कस्टम नाम भी लिख सकते हैं कि किसके लिए कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर एक मेल सेट करता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पर आप किसके लिए कर रहे हैं, विंडोज़ के लिए, विंडोज़ फ़ोन के लिए किसके लिए, तो मैंने इसको इसमें ये सिलेक्ट कर लिया। फिर आप इसमें से कस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनरेट में क्लिक करना है। जैसे जनरेट में क्लिक करेंगे आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ ना। तो यहाँ पर लोग अदर नेम आते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है आपको लिखना है कि DRF ऑथ, ये लिखा। उसके बाद यहाँ जनरेट में क्लिक कीजिए और ये जनरेट कर रहा है। देखिए हमारे लिए एक पासवर्ड इसने जनरेट कर दिया, बट ये डमी पासवर्ड आपका लगा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आपको अपना जो रियल ईमेल है, उस रियल ईमेल का जो रियल पासवर्ड है वो आपको शेयर करने का आवश्यकता नहीं है, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं। मगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये आप लोगों के काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। इसको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक ईमेल भी मिल जाता है कि आपका ये क्रिएट हुआ है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इसको करता हूँ डिलीट। तो कैसे इसको यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में वो देखिए। आपको ENV में यहाँ पर आना है और ईमेल के लिए आपको ईमेल आईडी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल यूज़र और यहाँ पर आपका जो अपना ईमेल है वह देखेंगे, वह ईमेल करेक्ट ही रहेगा। लेकिन ईमेल का जो पासवर्ड है, ईमेल पास इक्वल, वह अब आप अपना जो रियल पासवर्ड है वह ना लिख के, जैसे कि मेरा ईमेल ये है मान लीजिए ये, बट इसका और मुझे रियल पासवर्ड नहीं लिखना है। मैंने जब अभी यहाँ पर जनरेट किया ये वाला, बस ये लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा ईमेल वगैरह भेजने के लिए। ये टेस्टिंग पर्पस के लिए उन्होंने बनाया हुआ बहुत ही बढ़िया सा फीचर है, तो ये मैंने लिख दिया। अभी इतना करने से काम नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग पे करना पड़ता है, तो वो दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सो अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं, इसका डन कर देते हैं। ये हमारा जनरेट हो चुका है, इसको क्लोज कर देता हूँ और आते हैं ईमेल सेटिंग पे। तो वापस से यहाँ पर आइए और ईमेल सेटिंग करने के लिए इसके नीचे कर दूँ क्या, इस यहाँ नीचे आता है, यहाँ पर ईमेल सेटिंग। देखिए मैंने इसको लिखा कि ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, ईमेल बैकएंड आपका रहेगा जेंगो कोर मेल बैकएंड्स SMTP ईमेल बैकएंड, यही रखना है। ईमेल होस्ट आपका जीमेल के लिए यही रहेगा। अगर आप कोई ईमेल दूसरा यूज़ करते जैसे कि याहू मेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट का या फिर कोई अदर यूज़ करते हो, उसका आपको देख लीजिएगा ईमेल होस्ट क्या लिखना होता है। ईमेल पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसका यही रहता है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती है जीमेल से। तो ये पोर्ट हमने दे दिया और जो यूज़र था हमारा यहाँ पर .env में, वह हमारा यहाँ पर चलाएगा। पासवर्ड जो था वो यहाँ पर चलाएगा और हमने TLS ट्रू करके रखा। तो ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का काम हमारा यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब चलिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसका कोई काम, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हमारा एक अकाउंट क्रिएट करना है अब हमें। तो यहाँ पर आपको लिखना है पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, ये क्या स्टार्ट ऐप, और क्या नाम रखना चाहते हैं आप अपने एप्लीकेशन का। आप बहुत लोग ऑथ रखते हैं, बहुत लोग अकाउंट रखते हैं, या फिर अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट ही रखने वाला हूँ। तो इंटर की प्रेस करते हैं और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा सबसे पहले इंस्टॉल्ड ऐप्स में आके, जो बेसिक रूल है वो तो हमें फॉलो करना ही है। यहाँ पर हमें और यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर में लिख दिया अकाउंट और ये हमारा बन गया। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग डिफॉल्ट जो यूज़र होता है उसको हम लोग यूज़ कर लें। जैसे कि अगर आप सुपर यूज़र क्रिएट करते हैं तो किसी न किसी जगह पर जाकर स्टोर तो होता है ना एडमिन, तो उस यूज़र का यूज़ कर लें, या फिर अब अपना खुद का एक बना लें यूज़र। तो मैं यहाँ पर कस्टम मॉडल बनाने वाला हूँ यूज़र के लिए। देखिए बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि आपको कस्टम बनाना ही पड़ता है, इसलिए आपको कस्टम बनाकर ही दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मॉडल्स पे जाना है। अपना हमारा जो ये वाला एप्लीकेशन है इसके मॉडल्स पे जाइए यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग अपना एक क्लास लेकिन इनहेरिट पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। हम लोग इंपोर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र और बेस यूज़र मैनेजर से, बिकॉज मैनेजर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसमें। सो इसके बाद हम लोग अपना बनाएंगे एक यूज़र मॉडल। आपके वैसे नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट मैं यही नाम रखता हूँ यूज़र का यूज़र ही, और ये इनहेरिट करेगा किसको, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र को। अभी इसमें आप अगर कोई अपना फील्ड देना चाहते, जैसे मैं चाहता हूँ ईमेल फील्ड एक मेरा हो, तो इक्वल, और यहाँ पर लिखना है आपको मॉडल से। वैसे ये जो पूरा कोड है ये आपको मिल जाएगा जेंगो में। अगर आप उसको देखेंगे, मैं आपको दिखाऊँ क्या, जस्ट मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ से मैंने इसको देखा हुआ है। आप देखिए जेंगो कस्टम यूज़र मॉडल, और इसको आप अगर ओपन करेंगे तो एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा। अब फुल एग्जाम्पल सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बस ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये मैनेजर भी इसने क्रिएट करके रखा हुआ है सुपर यूज़र के लिए भी, और एक मायूस। तो बस मैंने यहाँ पर यूज़र नाम लिखा, बाकी यहाँ से जब देख रहे हैं कोड, ये मैं पूरा का पूरा कॉपी करके और वहाँ चिपका सकता हूँ। बट मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इसमें किया हुआ है कि आप अपना यूज़र नेम एज ए ईमेल अपना एज ए यूज़र नेम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। कोई नहीं, मैंने आपको बस ये दिखा दिया कि अब यहाँ से मैंने इसको देख के लिखा हुआ, ताकि आप भी चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। मॉडल्स लिखना है, अभी मॉडल्स ईमेल फील्ड हमारा चलेगा, और ईमेल फील्ड में हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे वर्बोस नेम। आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने दिया ईमेल का ईमेल ही। उसके बाद इसमें हमारा मैक्स
लेंथ हो जाएगा कितने का, आप 255 का दे सकते हैं, या फिर ये यूनिक होना चाहिए तो इसके लिए ये ट्रू होगा। ये हो गया। अभी ये जो हमने यूज़र बनाया, ये भी इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ हमने एक ईमेल फील्ड बनाया, लेकिन इसके अलावा और भी हमें फील्ड चाहिए। जैसे मुझे एक नेम फील्ड चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट होता है यूज़र नेम और इज़ एक्टिव, इज़ एडमिन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें होती है। नेम नहीं होता उसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, बट मुझे इसमें नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर नेम अपना एक अपना बना रहा हूँ, अपना दे रहा हूँ। ये लिखा, फिर यहाँ से मॉडल्स डॉट कैरफिल ये होगा, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मैक्स लेंथ इसका दे देते हैं 255 का, ये दे दिया। उसके बाद इज़ एक्टिव चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पर इज़ एक्टिव अपना खुद का दे दिया, और यहाँ पर इसमें मॉडल्स, और ये हो जाएगा क्या, बूलियन फील्ड, बूलियन फील्ड नहीं आ रहा क्या, बूलियन फील्ड। और बाय डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का हम लोग वैल्यू देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र एक्टिव नहीं होगा तो इसको हम लोग फॉल्स कर देते हैं, यानी कि कोई भी यूज़र एक्टिव नहीं होगा। इसी तरीके से हमें एक इज़ एडमिन करके करना बनाना है, और ये भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, यानी कि कोई भी एडमिन नहीं बन सकता। उसके बाद हम लोग क्रिएटेड एट एक करेंगे, क्रिएटेड एट, और x का इक्वल देंगे, इसमें हम लोग मॉडल्स लिखेंगे। थोड़ा टाइम दोस्तों लगेगा इसको बनाने में, बिकॉज सारी चीज़ें हमें कस्टम करनी है। अगर टाइम स्टैम्प मैं आपको दे दूंगा, आप चाहें तो जंप कर सकते हैं, और बोर तो फील होगा ये। तो जो लोग पैशनेट हैं उनका नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नींद तो आती ही है। ऑटो नाउ ऐड यहाँ पर करना है, इसको ट्रू कर दीजिए ताकि हमारा टाइम अपने आप चलाए। इसी तरीके से हम लोग इसमें अपडेटेड ऐड करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा मॉडल्स डॉट या डेट टाइम फील्ड, और इसमें ऑटो नाउ करेंगे, ये भी ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी इस मॉडल में हमारा एक ईमेल हमें देना है, नेम देना है, इज एक्टिव, इज एडमिन, क्रिएटेड एट और अपडेटेड, ये सारे फील्ड्स हमारे रहेंगे। जब भी हमारा टेबल बनेगा उसमें जो जेंगो डिफ़ॉल्ट होता है उसमें यूज़र नेम से लॉगिन करते हैं हम लोग, बट मैं चाहता हूँ कि ईमेल से लॉगिन करें, यानी कि यूज़र नेम की जगह पर ईमेल यूज़ किया जाए। उसके लिए आपको यहाँ पर एक सेटअप करना पड़ता है। यहाँ लिखते हैं आप यूज़र नेम अंडरस्कोर फील्ड, और इसमें इक्वल देना होता है कि कौन से फील्ड को आप एज एन यूज़र नेम यूज़ करेंगे। तो मैं ईमेल फील्ड को करना चाहता हूँ, मैंने ईमेल लिख दिया। अगर आप यहाँ अगर मैं यहाँ नेम लिख दूँ तो नेम से लॉगिन कर पाएगा बंदा, बट नेम तो यूनिक होता नहीं, एक 10 बंदों के सेम नाम हो सकते हैं, इसलिए ईमेल ज़्यादा बेटर है। इसको हमने यूनिक भी बनाया हुआ है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा आप यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड्स लिख सकते हैं कि कौन कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड है। तो मैं चाहता हूँ कि नेम दे ही दे, वरना नेम ना देगा तो नहीं हो पाए। ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसके लिए डेफ str, और इसमें सेल्फ ये लिखा, और इसमें ईमेल के थ्रू करवाते हैं तो रिटर्न सेल्फ डॉट ईमेल, ये आपको टेबल में देखने को मिलेगा। ईमेल से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा हर एक यूज़र का। उसके बाद अगर आपको फुल नेम चाहिए तो अब फुल नेम वैसे तो हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके कुछ है नहीं, मगर फिर मैं लिख देता हूँ गेट फुल नेम। अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको कॉन्केट करके एक फुल नेम बना सकते थे, उसके लिए ये यूज़ होता। बट हमारे पास तो एक फुल नेम ही है, सिर्फ नेम ही नेम है, तो रिटर्न लिखना है सेल्फ डॉट नेम। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर लिखना है एक हैज़ परम, डज द यूज़र हैव अ स्पेसिफिक परमिशन, ये रिटर्न करेगा ट्रू ऑलवेज। और हैज़ मॉडल परम्स, इसमें डज द यूज़र हैव परमिशन टू व्यू द ऐप लेवल, ट्रू, ये हमने ट्रू कर दिया। ये सारी चीज़ मैंने वहीं से कॉपी किया था जहाँ पर मैंने आपको दिखाया, और ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, मगर फिर भी मैंने एक बार और यहाँ पर कर दिया। कभी कभी हमें इज़ स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी कि इज़ स्टाफ हमें बताएगा कि स्टाफ ट्रू है या नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर एक बनाते हैं प्रॉपर्टी, जो हम लोग कहीं भी एज ए प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी एडमिन ट्रू होगा वही हमारा इज़ स्टाफ, यानी कि इसमें क्या लिखा है कि इज़ द यूज़र अ मेंबर ऑफ स्टाफ, ऑल एडमिन आर स्टाफ, जो भी एडमिन बनेगा वह स्टाफ भी बनेगा, तो वह ट्रू हो जाएगा। एडमिन ट्रू है तो स्टाफ भी ट्रू रहेगा, ये हमने यहाँ पर लिखा। भाई ये जो यूज़र आपने बनाया, आपको इसको बताना पड़ता है इस जेंगो एप्लीकेशन को कि भाई आप डिफ़ॉल्ट यूज़र ना यूज़ करके मैंने जो यूज़र बनाया वह लिखिए, मतलब वह यूज़ करना जब भी यूज़र क्रिएट होगा तब। उसके लिए आपको सेटिंग डॉट फाइल पे जाना है यहाँ पर, और सबसे नीचे चले आते हैं, नीचे आइए, सबसे नीचे यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आपको मेंशन करना होता है कुछ इस तरीके से ऑथ यूज़र मॉडल, ये भी वहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर आप लिखते हैं एप्लीकेशन का नाम, जैसे अकाउंट था मेरा तो अकाउंट लिखा, और इसके अंदर में जो हमारा यूज़र मॉडल का नाम है, जैसे यूज़र है तो मैंने यूज़र लिख दिया। अगर मेरे यहाँ पर रहता माई यूज़र तो मैं पर माई यूज़र यहाँ पर लिखता, बाकी ऐप का नाम तो आपको लिखना ही है। सो अब हमारा जब भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो ये वाला मॉडल यूज़ किया जाएगा, और इतना करना काफ़ी नहीं होता, आपको मैनेजर भी बनाना होता है जिससे कि सुपर यूज़र और जो यूज़र होते हैं वो सही तरीके से क्रिएट हो सके। तो मैनेजर भी हम लोग बना लेते हैं। मैनेजर मैंने यहाँ जल्दी से बना लिया, आप देख सकते हैं यूज़र मैनेजर मैंने इसका नाम रखा, और ये बेस यूज़र मैनेजर को इनहेरिट कर रहा है। इसमें क्रिएट यूज़र सबसे पहले, इसमें सेल्फ है, ईमेल है, नेम है, और पासवर्ड मैंने नन दिया हुआ है। क्रिएट एंड सेव अ यूज़र विद गिवन ईमेल, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ मैंने वहाँ से कॉपी किया तो ये भी आ गया, नेम एंड पासवर्ड ये लिख देता हूँ। सो क्रिएट्स एंड सेव्स अ यूज़र विद द गिवन ईमेल नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर पहले चेक किया जाएगा कि क्या ईमेल नहीं है, अगर ईमेल नहीं है तो वैल्यू एरर जाएगा कि यूज़र मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस,
उसको ये एरर देखने को मिलेगा। तो ईमेल देना मस्ट है। उसके बाद यूज़र ऑब्जेक्ट हम ये बना रहे हैं, मॉडल ये सेव करने की तैयारी में है। ईमेल को पहले नॉर्मलाइज़ कर लेंगे जिससे कि कोई गड़बड़ सा ईमेल ना आए, और नेम भी हमने नेम में जो आएगा वो यहाँ से ईमेल मिलेगा हमें, वह नॉर्मलाइज होकर ईमेल में जाएगा। फिर नेम मिलेगा तो नेम नेम में जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको सिंपली जो पासवर्ड है उसको इस तरीके से सेट पासवर्ड से करेंगे ताकि हमारा हैश होके पासवर्ड सेव हो, और फिर यूज़र जो भी है, जो भी कुछ भी है, ईमेल नेम पासवर्ड वो हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस में, और फिर हम लोग यूज़र को रिटर्न भी करवा सकते हैं। जब सुपर यूज़र क्रिएट होगा तब ईमेल नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा है क्रिएट एंड सेव्स अ सुपर यूज़र विद गिवन ईमेल नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पर बस वही सेम चीज़ें हैं, ईमेल लिखा, पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आएगा वह, और आपको यहाँ पर नेम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर इज एडमिन ट्रू हमने कर दिया बिकॉज ये सुपर यूज़र है तो ये ट्रू होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर सेव करना है और यूज़र रिटर्न इससे भी मिलेगा। तो बस ये करना होता है, और आपको एक और काम करना होता है कि ये मैनेजर ये यूज़ करे। इसके लिए आपको इसको बताना होता है कि कौन सा मैनेजर ये मॉडल हमारा यूज़ करेगा। तो वो हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर आइए, और यहाँ पर लिखना था ऑब्जेक्ट्स में यूज़र मैनेजर ये आपको यूज़ कर, बस। और इसमें कुछ खास है नहीं। हमारा कस्टम जो यूज़र मॉडल है वो हमारा तैयार है, और अब ये यूज़ भी किया सकता है रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमें इसका एक सीरियलाइजर बनाना है इस मॉडल का। तो सीरियलाइजर बनाने के लिए सीरियलाइजर हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखिए serializers.py, ये हमने लिखा। और यहाँ पर अभी इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि रेस्ट फ्रेमवर्क से हमें सीरियलाइजर इंपोर्ट करना है, और हमारा जो अकाउंट डॉट मॉडल से उसे हमें यूज़र मॉडल अपना जब हमने बनाया था अभी ये वाला मॉडल, ये मॉडल इंपोर्ट में दोनों हमने इंपोर्ट यहाँ पर कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर ना सीरियलाइजर बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है क्लास, क्या नाम रखना चाहते हैं, यूजर सीरियलाइजर ही मैं नाम रखना चाहता हूँ। ये तो मैंने स्पेल गलत लिख दिया, यूजर सीरियलाइजर लिख दिया, और ये इनिट करेगा सीरियलाइजर्स डॉट मॉडल सीरियलाइजर हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड इक्वल और सीरियलाइजर्स डॉट कैरफील्ड और हम लोग पासवर्ड को यहाँ पर राइट ओनली बना देंगे, जिससे कि रिटर्न नहीं होगा, राइट ओनली इक्वल ट्रू ये बनाया। फिर कंफर्म पासवर्ड एक हमारा यहाँ इसमें रहना चाहिए। तो कंफर्म पासवर्ड का हमारा फील्ड डेटाबेस में नहीं बनेगा, सिर्फ ये यूजर को दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा। फिर यहाँ पर सीरियलाइजर्स डॉट कैर फील्ड, और इसको भी हम लोग राइट ओनली कर देते हैं, ओनली, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किया। अभी हमने क्लास मेटा यहाँ पर लिखना है। तो क्लास मेटा हमारा क्या रहेगा, मॉडल, इस पर हम लोग क्या लिखेंगे, मॉडल हमारा हो जाएगा यूजर, जो हमने अभी इंपोर्ट किया हुआ है, अभी हमने क्रिएट किया था अकाउंट्स में। वो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये डिफॉल्ट यूजर नहीं है, ये हमारा अपना खुद का बनाया हुआ कस्टम यूजर मॉडल हमने यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद आपको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए वो आप यहाँ पर लिखते हैं। तो फील्ड्स मुझे फील्ड चाहिए यहाँ पर ईमेल, उसके बाद हमें चाहिए इसमें नेम के बाद हमें चाहिए पासवर्ड, और हमें चाहिए कंफर्म पासवर्ड भी। तो अभी सीरियलाइजर क्या होता है, सीरियलाइजर क्यों क्रिएट करते हैं, ये सब आपको नहीं पता, इसका मतलब आपको मेरा डीआरएफ का प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग एक वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हमारा जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड है वो हमारा सही से मैच करना चाहिए। डेफ लिखा, यहाँ पर आपको वैलिडेट एक फंक्शन मिल जाता है, इसमें सेल्फ होता है और ATTRS होता है। अभी यहाँ पर आपको पासवर्ड पहले गेट कर लेना है, जो यूज़र दे रहा है वह, तो ATTRS डॉट गेट करके आप पासवर्ड को गेट कर सकते हैं। लिखिए पासवर्ड, हमने ये गेट कर लिया। उसके बाद इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड को भी आप गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंफर्म पासवर्ड। बस आपको फॉर्म इमेजिन करना है अपने दिमाग पे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन मेरा हो रहा है, उसे क्या क्या चीज़ मिली, उसी सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये API है, इसमें आपको UI मिलेगा नहीं, तो आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा और दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये दो चीज़ें यूज़र से मान लीजिए कि मिल गई, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। इसमें कहेंगे कि पासवर्ड, और अगर पासवर्ड नॉट इक्वल टू है कंफर्म पासवर्ड के, बिकॉज दोनों मैच करना चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम लोग रेज करेंगे एक सीरियलाइजर डॉट वैलिडेशन एरर, और इस एरर में हम लोग लिख देंगे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ये लिख देंगे। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो रिटर्न हो जाएगा ATTRS, यानी कि जो यूजर इनपुट करेगा वही हम लोग रिटर्न करवा देंगे। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग ईमेल को वैलिडेट कर लेते हैं। तो ईमेल को वैलिडेट करने के लिए डेफ लिखा, फिर यहाँ पर वैलिडेट ईमेल ये हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पर लिखा सेल्फ, और यहाँ पर लिखा वैल्यू, और यहाँ पर लिखा इफ यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। और हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर ईमेल इक्वल होता है वैल्यू के, यानी कि ईमेल डॉट इक्वल वैल्यू के, और ये एग्जिस्ट करता है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग कहेंगे कि ईमेल हमारा पहले से मौजूद है, इस ईमेल के साथ आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, वो हम लोग कह रहे हैं। तो सीरियलाइजर्स डॉट वैलिडेशन एरर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, और यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस किया हुआ है। तो ये हो गया। और अगर नहीं, अगर यूनिक ईमेल देता है उस केस में ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। हालांकि हमने डेटाबेस में भी इसको यूनिक बनाया हुआ है, मगर फिर भी वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पर भी इसको वैलिडेट ईमेल करके कर दिया हुआ। अभी वैलिडेट ईमेल ये कैसे बनाते हैं, वैलिडेट नेम भी आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको डीआरएफ में बताया हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्रिएट करने का काम करते हैं। हमारा अभी तक तो हम लोग वैलिडेशन कर रहे थे, क्रिएट करने का काम है। तो अब हम लोग क्रिएट करने का काम करेंगे। इसमें हम लोग क्रिएट यहाँ यूज़ करेंगे,
सेल्फ लिखा, सेल्फ डॉट वैलिडेटेड डेटा, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया इसका। ये हमें मिलेगा कहाँ से, ये हमें मिलेगा व्यूज से। वैलिडेटेड डेटा भी मैं व्यू बना के दिखाऊंगा, बहुत लोग व्यू पहले बनाते हैं सीरियलाइजर बाद में बनाते हैं, बट मैं सीरियलाइजर पहले बना लेता हूँ, मेरा दिमाग इस तरीके से काम करता है उल्टा, तो मैं पहले ये बना लेता हूँ। बाकी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते, उससे कोई ऐसा रूल नहीं है। यूजर पैक का क्या किया, पहले तो यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट यूजर में, ताकि हमारा यूजर क्रिएट हो, इससे वो लिखा। अभी ईमेल आएगा हमारा, हम लोग वैलिडेटेड डेटा, और ऐसे नहीं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ईमेल आ गया। उसके बाद इसी तरीके से नेम आएगा और हमारा पासवर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देते हैं एक एक करके, ये हमारा हो जाएगा नेम और ये हमारा हो जाएगा पासवर्ड। बाकी आपको आगे भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसे कर देना है नेम और यहाँ पर इसको कर देना है पासवर्ड। ये क्रिएट करने का काम करेगा। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आप यूजर डॉट इज एक्टिव वैसे तो डिफॉल्ट ये फॉल्स है, मगर फिर भी अभी के लिए इसको फॉल्स कर दीजिए यहाँ भी, मतलब ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि कहीं भी गड़बड़ ना हो। बाकी रिटर्न कर देना है जो भी यूज़र क्रिएट होगा उसका डेटा। पासवर्ड रिटर्न नहीं होगा बिकॉज पासवर्ड को हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट ओनली करके रखा। सिर्फ क्या रिटर्न होगा, ईमेल और नेम, तो ये हमारा रिटर्न होगा और हमारा ये सेव वगैरह यहाँ से हो जाना चाहिए होपफुली। चलिए देखेंगे इसको एग्जामिन करके तभी पता चलेगा। तो ये हमने कर लिया। बाकी जब अपडेट की बारी आएगा तो अपडेट हमें एक और यहाँ पर मेथड बनाना पड़ेगा, और जब बनाएंगे तब देखिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें मॉडल वगैरह जो आपने बनाई ये आपको एडमिन पैनल में देखने को मिले, जो डिफॉल्ट एडमिन पैनल होता है हुआ, उसके लिए आपको यहाँ पर एडमिन और पीएम इसको रजिस्टर करना पड़ेगा उस मॉडल को। तो इसको रजिस्टर कर लेते हैं क्विकली। देखिए मैंने इसको रजिस्टर कर लिया है। मैंने लिखा django.contrib.admin, ये इंपोर्ट किया। फिर यहाँ से हमने यूज़र एडमिन को इंपोर्ट किया, बेस यूज़र एडमिन एलियास कर दिया, और अकाउंट डॉट मॉडल से हमने यूज़र को इंपोर्ट। बाकी यहाँ मैं एक क्लास बना रहा हूँ यूज़र मॉडल एडमिन। आप अपना मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं जो कि इनहेरिट करेगा इसको। इसके बाद लिस्ट डिस्प्ले कौन कौन सा डिस्प्ले होना चाहिए, आईडी, ईमेल, नेम और इज एडमिन दिखना चाहिए। आपको दिखेगा जब लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल पे तब दिखेगा। फिल्टर इज एडमिन से हो सकते हैं। कौन कौन सा फील्ड सेट हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये यूजर क्रेडेंशियल, जिसमें फील्ड हमारा होगा ईमेल और पासवर्ड, ये कैटेगरी वाई होकर दिखेगा, इसीलिए हमने ये लिखा। फिर पर्सनल इन्फो करके दिखेगा एक कैटेगरी, जिसमें नेम दिखेगा सिर्फ, वो परमिशन में सिर्फ इज एडमिन दिखेगा। उसके बाद हमने ऐड फील्ड्स मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि किस लिए यहाँ पर है। ऐड फील्ड्स यहाँ पर नन किया हुआ है, और ये सच हम देख सकते हैं क्लासेस वाइड हैं। फील्ड्स हमारा ईमेल नेम, पासवर्ड 1, पासवर्ड 2। उसके बाद सर्च फील्ड्स में यहाँ पर ईमेल, ऑर्डरिंग में ईमेल और आईडी से ऑर्डर किया जाएगा। फिल्टर हमने हॉरिजॉन्टल किया हुआ और हमने सिंपली इसको रजिस्टर कर दिया। ये जरूरी नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बढ़ा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना कीजिए आपका काम, तो बस थोड़ा सा दिखिए ठीक ठाक, इसलिए मैंने वैसा किया। तो ये हमने कर लिया। मॉडल भी हमारा तैयार है और एडमिन पैनल में देखिए उसके लिए भी हमने इसको टिक कर दिया और सीरियलाइजर हमने बना लिया। अब बारी है व्यू बनाने की, जिससे कि हम लोग इसका यूआरएल बना सकें और फिर हम लोग इसको चेक भी कर सकें। तो चलिए व्यूज़ में चलते हैं, यहाँ पर व्यूज़ और फाइल में, और मैं सारी चीज़ इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि ज़रूरी है इस पूरे ऑथेंटिकेशन को बनाने के लिए। बिकॉज एक एक करके करूँगा तो बड़ा ही टाइम लग जाएगा, ध्यान में रखते हुए कभी मिस भी हो जाएगा। तो मैं क्विकली सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेट। ये एक जो यूटिल का आपको दिख रहा है ये मैं डाल दूँ सिर्फ, बिकॉज ये अभी है नहीं फाइल, हम लोग बनाएंगे तब हम लोग मिलेगा। अभी के लिए बस इतना। ऑथ से हमने इंपोर्ट किया ऑथेंटिकेट, लॉगिन, लॉग आउट। अकाउंट मॉडल से हमारा जो यूज़र है वह लॉगिन जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें पासवर्ड रीसेट करवाना है, अकाउंट एक्टिवेशन करवाना है, इसलिए हम लोगों ने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। यूआरएल रिवर्स करने के लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। फिर एचटीटीपी से हम लोग अगर डिकोड इनकोड करना हुआ तो ये यूज़ करेंगे, और इनकोडिंग के लिए हम लोग ये फोर्स बाइट और फोर्स एसटीआर यूज़ करेंगे। फिर स्टेटस देने के लिए ये एरर स्टेटस देने के लिए एपीआई भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर परमिशन हम लोग अलाउ है नहीं, जिस पर भी देना होगा। और रिस्पॉन्स देना तो रिस्पॉन्स, और एक जो यूज़र सीरियलाइजर हमने अभी बनाया ये वाला सीरियलाइजर, उसके लिए हमने ये लिखा। आप यहाँ पर अकाउंट डॉट सीरियलाइजर भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ में सेशन ऑथेंटिकेशन में एक बहुत बड़ा बग क्रिएट हो सकता है अगर आप अपने व्यूज़ को CSRF प्रोटेक्टेड ना बनाएं उस केस में, इसीलिए हम लोग यहाँ डेकोरेटर का यूज़ करेंगे CSRF वाला। तो एक तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रहता ही है, यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट एक मिडलवेयर रहता है जो प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है CSRF का। लेकिन हम लोग यहाँ चूँकि API बना रहे हैं अपना खुद का, तो हमें ये अपना इस तरीके से करना पड़ेगा। बाकी डेकोरेटर है एक मेथड डेकोरेटर, जिससे हम लोग ये सारे चीज़ डेकोरेटर से यूज़ कर सकें। और सेटिंग्स, बिकॉज हम लोग कुछ सेटिंग्स यहाँ पर लिखेंगे वेरिएबल बनाकर, उसको यूज़ करेंगे। उस केस में हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अपने क्लासेस वगैरह बनानी है। जैसे पहला क्लास हमारा बनेगा क्लास रजिस्ट्रेशन व्यू का हमारा एक क्लास बनेगा रजिस्ट्रेशन व्यू, और यहाँ पर लिखिए API व्यू, जो हमने ऊपर इंपोर्ट करके रखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन क्लास हमें सेट करना है। परमिशन क्लास हमारा ये हो जाएगा अलाउ एनी, बिकॉज कोई भी हमारा रजिस्ट्रेशन कर सकता है, इसके लिए ऑथेंटिकेट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इसमें डेफ पोस्ट मेथड हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें हो जाएगा ये सेल्फ, जो भी यूजर देगा वो आएगा हमारा रिक्वेस्ट में, यह गया। अब इसमें से हम लोग सीरियलाइजर पहले इक्वल, सीरियलाइजर की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, और यहाँ पर यूजर सीरियलाइजर जो हमने बनाया हुआ है वह, और यहाँ पर लिखेंगे डेटा, और
जो भी यूज़र हमें देगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा में वो आता है, तो वो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा। फिर हम लोग इसको वैलिडेट करेंगे सीरियलाइज़र में जो कुछ भी हमारा आ रहा है उसको। तो सीरियलाइज़र डॉट में ये पूरा लॉजिक आपको बता नहीं रहा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस किस तरीके से सीरियलाइज़र में जाता है, व्यू में आता है, व्यू से किस तरीके से चीज़ें होती है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, यूज़र इक्वल किसमें, कोर्स वाले में। तो यहाँ पर लिखिए यूज़र सीरियलाइज़र डॉट क्रिएट और सीरियलाइज़र डॉट वैलिडेटेड डेटा, ये हमने लिखा और इससे हमारा क्रिएट हो जाएगा यूज़र। अगर सब कुछ वैलिडेशन वगैरह सब कुछ करके अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हमारा सीरियलाइज़र क्रिएट करके ये सारा चीज़ हमारा एक यूज़र क्रिएट होगा। आपको यहाँ पर यूज़र इंस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल जाए, तो इससे हमारा यूज़र क्रिएट हो सकता है। इसका आप यूआरएल बना सकते हैं और यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमें क्या करना है, यूज़र जब भी क्रिएट हो तो हमें एक ईमेल भेजना है जिसे अकाउंट एक्टिवेशन का ईमेल हो, तो वह भी हमें यहाँ पर करना है। उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेंड अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कमेंट आप लोगों के लिए। इसका किस तरीके से लिखना है, यूआईडी लिख इनमें निकालना है, तो यूआरएल सेव या लिखना है इनकोड, तो ये, और यहाँ पर फोर्स बाइट करेंगे और इसमें हम लोग पीके देंगे जो इसका प्राइमरी की होता है, जो हमें मिल जाएगा। अगर हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो यूज़र में पूरा इंस्टेंस है उससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो यूज़र डॉट पीके इस तरीके से हमने निकाल लिया। उसके बाद टोकन हमें जनरेट करवाना है, बिकॉज एक टोकन ही है जो हमें देने वाला है, एक टोकन जनरेट करते हैं, टोकन जनरेट करवाएंगे। टोकन जनरेट डॉट इसमें एक फंक्शन होता है मेक टोकन, जिससे हम लोग टोकन जनरेट करवा सकते हैं, मतलब टोकन बना सकते हैं, और ये इस यूज़र के डेटा के बेस पे बनाएगा। यूज़र के डेटा के बेस पे जो भी हमारे यूज़र पे डेटा आएगा उसके बेस पे, इस यूज़र के डेटा के बेस पे हमारा एक टोकन डिफ़ॉल्ट टोकन जनरेटर डॉट मेक टोकन, इससे हमारा एक टोकन बन जाए। तो एक यूआईडी बन गया, उसके पीके से, और एक टोकन बन गया उसके जो भी डेटा रहेगा यूज़र में उससे। अब यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक लिखेंगे और यहाँ पर रिवर्स, और यहाँ पर हमें देना है कि इसका जो यूआरएल बनेगा वह क्या होगा, यानी जब भी इस सिचुएशन पे क्लिक करेगा कोई तो कौन सा यूआरएल चले वह यहाँ पर देना होता है। तो हम लोग अभी इसको लिखेंगे, फिलहाल के मैं यहाँ पर एक ऐसे नाम लिख देता हूँ, तो मैं बता दूंगा कि ये कौन सा नाम होता है अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर लिखा और इसमें हम लोग KWAR जिस भेजेंगे, यानी कि हमारा जो कीवर्ड आर्गुमेंट रहेगा वह भेजेंगे। क्या क्या हमें भेजना है, हमें एक भेजना है यूआईडी, ये कॉर्ड के अंदर में लिखिए, और यहाँ पर यूआईडी में जो वैल्यू रहेगा वह, इसके साथ ही में भेजना एक टोकन, तो टोकन लिखा और यहाँ पर जो भी टोकन में रहेगा वह ये गया। अभी आप यहाँ पर एक्टिवेशन यूआरएल पूरा बना लेते हैं, एक्टिवेशन लिंक नहीं, एक्टिवेशन यूआरएल, ये तो लिंक था ना हमारा एक, अब पूरा यूआरएल हम लोग बनाएंगे। यूआरएल बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे एफ, और यहाँ पर हम लोग कर्ली अपनी कर्ली क्लोज करते हैं, और यहाँ पर सेटिंग्स डॉट, वैसे मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि मेरा क्या यूआरएल बनेगा, जिसमें लिख सकता हूँ HTTP और लोकल होस्ट, और जो भी मेरा जो कि ये फ्रंट एंड में ओपन होगा तो आप यहाँ फ्रंट एंड का लिख सकते हैं 3000 या फिर 8000, अगर बैक एंड सही लेना है अभी के लिए तो 8000 वैसे लिख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये आकर ना करे, बजाय इसके ये सेटिंग डॉट फाइल पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं और वहाँ से इसको खींच के लेके जाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा 2, एक नहीं 2 बनाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसका यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर बनाइए, देखिए मैंने कमेंट में लिख भी दिया कि फ्रंट एंड बैक एंड साइड डोमेन फॉर पासवर्ड रीसेट लिंक एंड अकाउंट एक्टिवेशन लिंक इफ यूजिंग React.js, Vue.js, Next.js, Next.js देन यू कैन रिप्लेस विद फ्रंट एंड डोमेन। तो जो भी फ्रंट एंड डोमेन होगा वह आप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, बट अभी के लिए हमारा बैक एंड डोमेन ही है तो 8040 लिखा है। ये साइड डोमेन, इससे हमें साइट का डोमेन मिल जाएगा, और एक साइट नेम भी मैंने बनाया लोकल, यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डोमेन लिखेंगे, जो इसको प्रोडक्शन में लेके जाएंगे तब। अब इसको मुझे यहाँ एक्सेस करना है, उसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है django.conf से सेटिंग्स को। अब हम लोग इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है सेटिंग्स, यहाँ पर आइए और लिखिए सेटिंग्स डॉट साइट अंडरस्कोर डोमेन। तो मैं ये वह जो अपने सेटिंग्स में लिखा था वह हमें यहाँ पर मिल जाता है। ये क्या, अब इसके साथ आपको भेज देना है क्या, जो हमारा एक्टिवेशन लिंक है वह, तो ये पूरा यूआरएल बना देगा हमारे लिए। आप चाहे तो इसको प्रिंट करके यहाँ पर देख सकते हैं, बट उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी हमें ईमेल सेंड करने के लिए हमें एक फंक्शन यहाँ अपना खुद का बनाना पड़ेगा, जो ईमेल सेंड कर, अभी फंक्शन में बनाया हुआ नहीं है, तो फंक्शन बनाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स रिटर्न करवा देता हूँ। रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स क्या रिटर्न होगा, रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न होगा जो भी सीरियलाइजर हमारा डेटा रहेगा वह, और इसमें क्या क्या हमारा डेटा रहेगा। अगर क्रिएट हो जाता है तो हमारा आएगा यूज़र का जो भी डेटा रहेगा सेव होने के बाद वो हमारा रिटर्न होगा, तो सीरियलाइजर डेटा में हमारे चला। उसके बाद आप स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस क्या देना चाहेंगे, अगर हमारा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो स्टेटस डॉट HTTP 201 क्रिएटेड, ये स्टेटस हमारा जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा जब हम लोग API टेस्टिंग करते हैं उस वक्त, इसलिए ध्यान से मैं इसको दे रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये इसका टेस्ट केस यूनिट टेस्टिंग करके भी आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पर लिखिए रिस्पॉन्स, और फिर अगर कोई सीरियलाइजर कोई एरर आएगा तो जो भी एरर्स में होगा वो हमें रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पर स्टेटस, और यहाँ पर लिखिए स्टेटस, और क्या भेजेंगे, बैड रिक्वेस्ट, तो HTTP 4_4 बैड रिक्वेस्ट। ये तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर सब कुछ वैलिडेटेड है और क्रिएट हो गया तो ईमेल सेंड कर देना है और ये रिस्पॉन्स भेज देना है, जो भी सीरियलाइजर डेटा रहेगा वह, और स्टेटस कोड हमारा 201 का रहेगा। अगर
क्रेडिट नहीं होता है, कोई एरर आ गया तो उस केस में जो भी एरर आएगा वह भेजना है, मतलब रिस्पॉन्स के तौर पर देना है, और जो हमारा स्टेटस कोड रहेगा वह रहेगा 400 का, क्योंकि 400, और जो मैसेज रहेगा बैड रिक्वेस्ट, एरर मैसेज, स्टेटस मैसेज। बट अभी तक इसमें हमने ईमेल सेंड करने का लिखा होना, मतलब ईमेल सेंड करने के लिए ये हमने बना तो लिया यूआरएल, सिर्फ इसमें हमने बनाया हुआ एक्टिवेशन यूआरएल, बट ईमेल सेंड कैसे होगा? तो सेंड करने के लिए हमें एक बनाना पड़ता है अलग से फंक्शन वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह ये वो, लेकिन यहाँ नहीं बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे तो बहुत ही मैसअप ये कोड दिखेगा। हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं यूटिल्स नाम का, utils.py, और यहाँ पर क्रिएट करते हैं अपना ईमेल लिखने, जो कि मैंने थोड़ा सा क्विकली कर लिया समय बचाने के लिए। देखिए django.core.email से मैं पहले इसको इंपोर्ट करता हूँ, फिर django.template loader से मैंने render to string इसको इंपोर्ट किया, फिर django utils html से स्ट्रैप टैग्स, बिकॉज हमें HTML ईमेल भेजना है। बाकी कॉन्फ से हमने सेटिंग्स को, बिकॉज हमें साइट डोमेन और साइट नेम की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है, तो हमने एक फंक्शन बनाया अपना खुद का, सेंड एक्टिवेशन ईमेल, या फिर सेंड अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल भी आप लिख सकते हैं, बट मैंने सिंपली ये लिखा। इसमें जब इसको कॉल करेंगे तो आपको पास करना पड़ेगा रिसिपेंट का ईमेल, जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ईमेल देखिए यहाँ पर यूजर पूरा का पूरा मिलेगा, तो इससे हम लोग ईमेल निकाल, ठीक, तो ईमेल मिल जाएगा। बाकी एक्टिवेशन यूआरएल आपका यहाँ बना हुआ है, जो आपने बनाया हुआ एक्टिवेशन यूआरएल पूरा का पूरा ये आपको भेजना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर अभी आपको लिख के दिखा दूँ कि सेंड, पहले इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम काउंट डॉट यूटिल्स इम्पोर्ट या सेंड एक्टिवेशन ईमेल। तो हमने ये जो अभी किया इसको यहाँ पर सिंपली लिखना है और इस फंक्शन को कॉल करना है। तो ये कॉल करेंगे तो क्या कॉल होगा, ये कॉल होगा। इसको क्या चाहिए, एक ईमेल चाहिए। तो ईमेल में हम लोग यूजर का ईमेल लिखेंगे, जो हमें, क्योंकि अगर सब कुछ बढ़िया होता है, क्रिएट हो जाता है, यूजर में पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका ईमेल रहेगा, नाम रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो हमें ईमेल यहाँ से मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पर यूजर डॉट ईमेल करके इसको ईमेल पास कर सकते हैं। उसी तरीके से एक्टिवेशन लिंक भी भेजना है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ एक्टिवेशन लिंक, एक्टिवेशन यूआरएल भेजना है, माफ कीजिएगा, एक्टिवेशन यूआरएल। तो आपको ये जो एक्टिवेशन यूआरएल हमने बनाया हुआ है ये हम लोग यहाँ से भेज देंगे। जब भी ये कॉल होगा तो ये दोनों चीज़ें पास होंगी यहाँ पर, और ये रेसिपेंट ईमेल के पास, और एक्टिवेशन यूआरएल हमारे यहाँ पर चलाएगा। अब हम लोग सब्जेक्ट इसमें लिखते हैं एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन। जब भी साइट नेम होगा, सेटिंग में हमने साइट नेम लिखा है लोकल, अभी अपनी वेबसाइट का नाम लिखिएगा तो आपको वेबसाइट का नाम सब्जेक्ट में दिखा। जब भी ईमेल जाएगा तब ईमेल आईडी पे आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद फ्रॉम ईमेल, तो फ्रॉम ईमेल मतलब कौन भेज रहा है ईमेल भेजेगा कौन, जो एडमिन होगा वह। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ईमेल ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ, सेटिंग्स ईमेल होस्ट यूज़र, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा होगा, देखिए ये वाला ईमेल जो ENV में था वह यहाँ से यहाँ आएगा, और यहीं से मैंने इसको यहाँ पर ले लिया हुआ है। तो वह ईमेल मिल गया। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, हार्ड कोड कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बाकी टू किस में भेजना है, रेसिपेंट ईमेल में मिल जा रहा है कि जिस पे भेजना है। यहाँ पर जो भेज रहा है यानी कि एडमिन, तो एडमिन का ईमेल यहाँ लिखा जाएगा, और ये टू जिस पे भेजना है तो यूज़र का ईमेल यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर आप लोड दी HTML टेम्पलेट, लोड करने के लिए HTML टेम्पलेट हमारा लोड हो, उसकी वजह से हमने यहाँ पर HTML कंटेंट लिखा हुआ है, रेंडर टू स्ट्रिंग। और अभी हम लोग अपना टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। अभी हमने क्रिएट करना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाते हैं, और इसके अंदर में अकाउंट नाम का एक फोल्डर बनाएंगे। जो नॉर्मल सा रूल है वो उसको फॉलो करेंगे, और इसके अंदर में हम लोग एक बनाएंगे फाइल जिसका नाम रखेंगे ये एक्टिवेशन email डॉट HTML। इसमें राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और इसमें जो भी आप लिखेंगे टेम्पलेट वही ईमेल के तौर पर उसके ईमेल आईडी पे जाएगा। तो मैं यहाँ पर बेसिक से HTML लिखता हूँ, बहुत कुछ भारी है नहीं इस पे, देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग है, यहाँ पर टाइटल लिखा है, इसका कोई खास यूज नहीं है। यहाँ पर लिखा है पी टैग में कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू नीड टू फिनिश एक्टिवेशन प्रोसेस, और यहाँ पर एक बटन है इस पे एक्टिवेट अकाउंट, और हमने href में दिया हुआ है एक्टिवेशन URL, ठीक है। तो वो एक्टिवेशन URL यहाँ पर चलाएगा। ये डिटेल की तरह काम कर रहा है, तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमने बस यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया हुआ, कुछ छोटा छोटा बटन, इसमें फॉलोअर्स लिखा हुआ अपना प्रचार करने के लिए, कि इंस्टाग्राम का लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने href को खाली रखा है, आप अपना इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक दे सकते हैं, फिर ट्विटर का दे सकते हैं, लिंक्डइन का दे सकते हैं, और यूट्यूब का दे सकते हैं अगर है तो उस केस में। उसके बाद आपको यहाँ पर इफ़ यू फेस डिफिकल्टीज ऑन अकाउंट एक्टिवेशन काइंडली कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना आप ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। बस ये पूरा का पूरा उसको ईमेल के थ्रू मिलेगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। इसको क्लोज करते हैं, और ईमेल चला गया मान लीजिए। देखिए ये अकाउंट एक्टिवेशन जो हमने वहाँ लिखा था वही हमने भेजा हुआ। अभी क्रिएट द ईमेल बॉडी विद बोथ HTML एंड प्लेन टेक्स्ट, तो दोनों ही वर्जन को क्रिएट करेंगे ताकि HTML और टेक्स्ट दोनों ही हमारा जाए, और जो वो सपोर्ट करे वो हमारा वो देखे। तो हम लोग टेक्स्ट कंटेंट, स्ट्राइप टैग्स, HTML कंटेंट, जो हमारा HTML कंटेंट यहाँ पर है वो हमने यहाँ पर दे दिया। फिर ईमेल मल्टी अल्टरनेटिव्स सब्जेक्ट, और टेक्स्ट कंटेंट सब्जेक्ट भी जा रहा है, टेक्स्ट कंटेंट भी जा रहा है, फ्रॉम ईमेल भी जा रहा है, टू भी हमने दे दिया। तो ये सारी चीज़ हमने दे दिया। फिर ईमेल अटैच अल्टरनेटिव HTML कंटेंट, जो टेक्स्ट HTML के तौर पर जा रहा है, फिर हमने इसको सेंड कर दिया। तो बस इससे हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सा कोड है ईमेल सेंड करने का, और थोड़ा स्लो हो सकता है ये, लेकिन ईमेल जाएगा। ओके, तो ये ईमेल हमारा चला जाएगा इस टेम्पलेट के साथ। कब? जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होगा यूज़र तब।
वरना नहीं जाएगा। वरना क्या मिलेगा, एरर मिलेगा ये वाला। तो ये काम तो हमारा हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अब लिखते हैं पाइथन manage.py और मेक माइग्रेशंस, इंटर की प्रेस किया। देखिए हमारा यूजर मॉडल क्रिएट हो गया। मैं इसमें आपको दिखाऊँ, यहाँ पर डेटाबेस में हमारा ये खाली था और देखिए अभी भी खाली है, अभी माइग्रेट करना है। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कीजिए माइग्रेट और इंटर की प्रेस कीजिए और सब कुछ बढ़िया रहता है। देखिए सब कुछ माइग्रेट हो गया और आपको टेबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। आप रिफ्रेश देखिए, अकाउंट यूजर जो हमने अभी बनाया हुआ दिखता है, ग्रुप वगैरह परमिशन वगैरह सब कुछ दिखता है। और ये हमारा जेंगो सेशन है जहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे सेशन की भी हमारा जनरेट होगा लॉगिन करने पर, सेशन डेटा और एक्सपायरी डेट भी होगा। एक्सपायरी डेट बाय डिफॉल्ट 14 दिनों का होता है आई थिंक, वो अभी देख लेंगे हम लोग सेटिंग में, और डेट भी यहाँ पर दिख भी जाएगा आपको। तो वो आप तो चेंज कर सकते हैं, वो चेंज कैसे करेंगे वो भी दिखा दूँगा। तो फिलहाल के लिए यूज़र पे रहना, जहाँ हम लोग एक रजिस्ट्रेशन अभी करने वाले हैं। तो देखेंगे कि हमारा एक्टिवेशन होता है या नहीं होता, मतलब ईमेल वगैरह आता है या नहीं। सो एक्टिवेशन तो नहीं होगा बट ईमेल आना चाहिए। यूआरएल हमने नहीं बनाया हुआ है, तो यूआरएल में बनाना है इन सब का, तो हम इसलिए यूआरएल बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं और एक नया फाइल urls.py वाली फाइल बनाई और इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये जो हमारा मेन यूआरएल है, इस फाइल से इसको पहले इतना हटाते हैं और ये हमने कॉपी किया और इस वाले यूआरएल पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर एडमिन की आवश्यकता नहीं है, इसको हटाइए, और इसकी आवश्यकता नहीं, इसको हटाइए। यहाँ पर लिखिए पाथ, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या, ये हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, अकाउंट रजिस्ट्रेशन ये लिख दें क्या, और स्लैश एक कॉमा, और यहाँ पे लिखना है एज व्यू। नहीं हमने इंपोर्ट नहीं किया इसी वजह से ये नहीं आ रहा, हम इंपोर्ट पहले कर लेते हैं। हमें फ्रॉम अकाउंट से, अकाउंट व्यूज से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या क्या इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है रजिस्टर व्यू को, बिकॉज अभी तो बस यही रजिस्ट्रेशन व्यू या फिर रजिस्टर व्यू जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। मैंने रजिस्ट्रेशन व्यू लिखा था वही। यहाँ पर आइए एज व्यू, बिकॉज ये क्लास बेस्ड व्यू से एज व्यू लिखना होता है। फिर यहाँ पर आप नेम लिखेंगे, नेम इक्वल, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं रजिस्टर या फिर रजिस्ट्रेशन। मैंने रजिस्टर ही लिख दिया, कोई इशू नहीं है। तो अकाउंट स्लैश रजिस्ट्रेशन पे जब भी हिट करेंगे तो ये चलेगा। इसका नाम हमने ये दिया, जहाँ पर आप रिवर्स यूज करेंगे यहाँ पर आप वो नाम यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अभी ये हमारा इस अकाउंट के अंदर में, इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने मेन यूआरएल पे, यानी कि यहाँ। तो उसके लिए पहले इसमें इंक्लूड हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे इसको कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने इसको प्रॉपर एपीआई, तो एपीआई का यूआरएल बनाया मैंने कि स्लैश एपीआई स्लैश, देखिए स्लैश एपीआई जब हिट करेगा तो ये अकाउंट यूआरएल पे चला और वहां पर ये देखिएगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन को। तो हमें क्या हिट करना पड़ेगा, हमें हिट करना पड़ेगा जो भी डोमेन होगा हुआ स्लैश एपीआई स्लैश, उसके बाद अकाउंट स्लैश रजिस्ट्रेशन स्लैश, ये हिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन व्यू चलेगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर एपीआई का यूआरएल हमें यहाँ पर मिल जाए। बाकी इसमें कुछ खास काम है नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं और ये भी क्लोज कर देते हैं। देखिए इसमें अभी हमारा ये काम करेगा नहीं। अगर मैं अभी आप टेस्ट करके दिखाऊं तो हमें एक एरर मिल सकता है जो कि होगा इस रिवर्स को लेकर, बिकॉज ये है नहीं कहीं भी। तो ये भी बना लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, ईमेल जाता है या नहीं जाता। इसका व्यू बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं हमें, बिकॉज सिर्फ ये यूआरएल को दिखाने के लिए यूज़ हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्लास देखेंगे और इसका नाम लिखेंगे एक्टिवेट व्यू। ये एक्टिवेशन नहीं करेगा, ये सिर्फ उस जो हमने ये एक्टिवेट यहाँ पर रिवर्स में लिखा है उस जो यूआरएल है उसको सिर्फ ये चलाने का काम करेगा। यहाँ पर एपीआई व्यू एक्टिवेशन का हमें अलग से बनाना पड़ेगा, वो अलग से एक्टिवेशन कंफर्म करके उसका बनाएंगे। ये लिखा, यहाँ पर परमिशन क्लास में सेट कर देते हैं इक्वल, ये हो जाएगा अलाउ एनी, और बस इसमें और कुछ भी नहीं करना। अभी इसका हमें यूआरएल बनाना है। यहाँ पर आइए, और इसका यूआरएल बनाने के समय आपको ध्यान रखना है कि इसका हमने क्या क्या दिया हुआ है इस पर। एक तो ये एक्टिवेट नाम हमें रखना है, बाकी इसमें KWR जिस हमने यूआईडी दिया हुआ टोकन दिया तो ये भी हमें मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर डायनामिक तरीके से, और ये हमें कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, हम लोग पहले इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं एक्टिवेट व्यू। देखिए ये लिखा मैंने अकाउंट एक्टिवेट, और जो भी हमारा यूआईडी रहेगा वो STR में आएगा, जो टोकन रहेगा वो STR के तौर पर डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया। तो जो भी हमारा आ रहा है यहाँ से KWR जिसमें यूआईडी और टोकन वो हमने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया हो। ठीक है, स्लैश, और हमने ये जो नाम रखा है नेम इक्वल एक्टिवेट, यही नाम आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ये जो यूआरएल जाएगा, ये एक्टिवेशन यूआरएल यूजर के पास ईमेल में जब वो क्लिक करेगा तो इसके थ्रू ये वाला चलेगा, मतलब इस यूआरएल के थ्रू ये वाला चलेगा। ठीक है, और इसमें कुछ रिटर्न वगैरह में करना है नहीं, जो नॉर्मल इसका प्रोसेस होता है वही होगा। ठीक है जी, जिसमें कि कोई भी हमारा नहीं है, ना तो गेट है ना ही पोस्ट है। सो ये काम करना चाहिए इतने से। अभी देखते हैं हम लोग इसमें, और इसको मैं रन करूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, इंटर की प्रेस करते हैं। ये कोई एरर नहीं है। इसको टेस्ट करने के लिए मैं पोस्टमैन यूज़ कर रहा हूँ, और पोस्ट में मैंने एंड पॉइंट्स पहले से बना के रखा है ताकि थोड़ा सा तो समय हमारा बचे किसी न किसी काम पे। अभी यहाँ पर आप आएंगे, देखिए मैंने सेशन ऑथ के लिए यहाँ पर बना के रखा हुआ है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और अगर कुकी वगैरह है सबको डिलीट कर लीजिए। डिलीट कर दिया, सो करते हैं। और यहाँ पर ईमेल चाहिए था कि मैं अगर आपको पहले दिखाऊँ कि इसमें से कुछ ना करें हम लोग, और सिंपली इसमें देखिए ये जो पहले दिख लीजिएगा पोस्ट आपको होपफुली दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा ये दिखता है। ये जूम करने का मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बट आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिखा है HTTPS HTTP 127.0.0.1 8000 पोर्ट पे API हम लोग हिट कर रहे हैं स्लैश API
/account/registration, यानी कि हम लोग हिट कर रहे हैं इस पे। मेन यूआरएल खोलिए, देखिए /API, उसके बाद /account/registration, तो हमारा ये व्यू चलेगा। उसका जो भी इसमें काम लिखा है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेगा रिटर्न। चलिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर आया मैं और कोई भी बॉडी वगैरह पास नहीं किया मैंने। मैं सेंड में क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे ये कहेगा कि ईमेल रिक्वायर्ड है, नेम रिक्वायर्ड है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका आगे बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं ईमेल, एक प्रॉपर ईमेल दिया है मैंने, जो हमारा भी ईमेल ये ओपन है, यही ईमेल मैंने दिया हुआ है। ये कोई भी ईमेल यहाँ आया हुआ नहीं है, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये कोई ईमेल आया हुआ नहीं है। बाकी पासवर्ड दे दिया मैंने hello 1 2 3 4 5 6, सब कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड दिया और नेम मैंने दे दिया है। सिंपली इसमें सेंड में क्लिक करते हैं और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो ईमेल चला जाएगा, वेरिफिकेशन अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, और हमें यूज़र का डेटा मिल जाएगा। तो यूज़र का डेटा मिल गया हमें, देखिए नेम और ईमेल, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड नहीं मिलेगा, वो हमने इसको राइट ऑनली किया हुआ था, वह नहीं मिला। 201 का स्टेटस कोड भी मिल रहा है, यानी कि आप अगर देखेंगे अपने कोड में तो हमारा क्या हुआ, हमारा जब भी रिक्वेस्ट हुआ इस यूआरएल पे, इस सेल पे रिक्वेस्ट हुआ तो ये हमारा व्यू चला, और इस व्यू ने क्या किया, इस व्यू ने पोस्ट रिक्वेस्ट था हमारा, तो ये हमारे इसके अंदर का कोड एग्जिट होता है। ये सीरियलाइज वगैरह वैलिडेशन वगैरह करके अगर सब कुछ वैलिडेट हो जाता है तो हमें यूज़र का डेटा मिल जाएगा। जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें रन करता है, वैलिडेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेक करता है। उसके बाद ईमेल भी इसने सेंड कर दिया होगा और हमें रिस्पॉन्स दे रहा है 201 का, जो भी इससे रिलेटेड डेटा था, यानी इससे रिलेटेड क्या था, ईमेल और नेम, जो हमें यहाँ पर रिटर्न मिलता है, और हमें 201 का मिल जाता है। तो ईमेल हमारा सेंड हो गया होगा, अगर सब कुछ ठीक है तो देखिए आपको ईमेल एक मिल जाएगा, एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन लोकल होस्ट, ये हमने लिखा हुआ यहाँ पर सब्जेक्ट में। डिटेल्स में देखिए सब्जेक्ट में अकाउंट एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन, ये साइट नेम हमने लिखा हुआ था सेटिंग्स में, ये लोकल होस्ट, तो वही हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद किस पे जाना था, मतलब कौन भेजेगा, वो हमें मिल गया, मतलब जिस जो था वही, मतलब जो भेजने वाला है और जो रिसीव करने वाला दोनों सेम है हमारे केस में, बट वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अभी HTML कंटेंट हमारा ये वाला टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट है ये पूरा का पूरा हमारा गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस ईमेल को ओपन करके, तो यहाँ पर आएंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपको ये पूरा इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कस्टमाइज करने के लिए आपको इस HTML को कस्टमाइज करना है। ठीक है जी, तो हमारा लिंक आ चुका है, यहाँ पर एक्टिवेट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करूँ मैं, तो ये हमारा एक्टिवेशन लिंक है और ये हमारा पूरा यूआरएल है। ओके, सो एक्टिवेशन लिंक अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हमारा ये यूआईडी हो गया और ये हमारा पूरा टोकन हो गया। ये यूआईडी हमारा एक्चुअली पीके है यूजर का, और ये हमारा जो टोकन है ये हमारा यूजर से क्रिएट हो। तो इसको एक्टिवेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस यूआईडी को वापस से पीके में बदलेंगे और इसको हम लोग वापस से यूजर में डालेंगे, और फिर इसको हम लोग कंफर्म करके और यूज़र को एक्टिवेट करेंगे। सब कुछ बढ़िया रहा तो, और कुछ भी यहाँ पर छेड़छाड़ करेगा तो ये उससे मैच नहीं करेगा उस यूज़र के डेटा से, तो फिर ये एक्टिवेशन हो नहीं पाएगा। यूआईडी में कोई छेड़छाड़ करे तो पीके से मैच नहीं करेगा, तो वैसे भी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने इसका यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया सिर्फ एक्टिवेशन यूआरएल। बस इसको ओपन करने के लिए ये देख रहे हैं आप, API अकाउंट एक्टिवेट और यूआईडी और टोकन, ये इस यूआरएल से हमें दिखता है। कहाँ गया भाई, ये यूआरएल इस पे हिट होता है। और एक्टिवेट व्यू हमारा ये वाला सिंपल है, जो परमिशन अलाउ है, नहीं कोई भी देख सकता है, और इसे कोई भी मेथड है नहीं, ना तो गेट है ना पोस्ट है, इसी वजह से सिर्फ ये ऐसे दिखाई देता है। और आपको यहाँ पे दिखाता है गेट नॉट अलाउड, नहीं कोई भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। सो रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका, व्यू बनाना पड़ेगा जो हमें एक्टिवेट करके देगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और लिखिए क्लास, इसका नाम रखेंगे एक्टिवेशन कन्फर्म। एक्टिवेशन को कन्फर्म करेगा कि एक्टिवेशन होगा नहीं होगा, तो कन्फर्म करेगा, और यहाँ पर लिखेंगे API व्यू। उसके बाद मैं इसको क्विकली लिख देता हूँ और मैं आपको एक बार समझा दूँगा ये चीज़ें कैसे हैं। यहाँ पर मैंने परमिशन क्लास लिख दिया है, अलाउ नहीं, यानी कि इसको भी कोई भी एक्सेस कर सकता है। पोस्ट जब भी रिक्वेस्ट आएगा तो ये चलेगा। इसमें यूआईडी, पहले हम यूआईडी गेट कर लेंगे, बिकॉज यूआईडी आएगा। देखिए यहाँ पर जब कोई भी इस पे आ रहा है, इससे हमें यूआईडी मिल जाएगा और हमें टोकन भी मिल जाएगा, दोनों चीज़ें हमें मिल जाएगी, लेकिन वो बॉडी के तौर पर आएगा। ठीक है, तो ये बॉडी के तौर पर आया तो हमने इसको गेट कर लिया यूआईडी और टोकन को। अब हम लोग इसमें पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यूआईडी और टोकन नहीं है। अगर नहीं है तो सिंपली रिस्पॉन्स करेंगे उसको कि मिसिंग यूआईडी और टोकन, और इसको बैड रिक्वेस्ट दे देंगे 400 का एरर के साथ। अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये आगे बढ़ेगा, ट्राई के अंदर में आएगा, और यहाँ पर यूआईडी में हम लोग force_str करके जो यूआईडी है उससे वापस से डिकोड करके इसका पीके निकालेंगे। यहाँ पर हमने पीके को इनकोड करके और यूआईडी बनाया था, उसी को जस्ट रिवर्स हम लोग कर रहे हैं कि यूआईडी जो हमें मिल जा रहा है उसको हम लोग डिकोड करके पीके बना चाहते हैं। यहाँ पर पीके लिख सकते हैं, बट यहाँ पर अलग अलग थोड़ा सा दिखने के लिए इसको लिख दिया हुआ है। सो यूजर ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, ये डेटाबेस में क्वेरी मारेगा और देखेगा कि क्या ये पीके मैच कर रहा है। तो यूजर जो हमारा क्रिएट हुआ होगा वो डेटाबेस में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा, बट इसको जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, क्या भाई इसको रीलोड करता हूँ मैं, देखिए ये जो हमारा, ये देखिए एक यूजर दिख रहा है, तो ये इस पीके को आईडी को इसको निकालने की कोशिश कर, तो इसको निकाला, ये 1 उसको मैच कर जाएगा कि हाँ एक यूजर है, तो ये वो इसका पूरा इंस्टेंस इस यूजर के पास चलाएगा। अब क्योंकि यूजर हमारा आ चुका है तो यहाँ पर हमें ये चेक करने को मिल जाता है कि डिफ़ॉल्ट टोकन जनरेटर जो हमारा ये फंक्शन है ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है टोकन से, उसमें हमारा एक फंक्शन है मेक करने का, यानी कि टोकन मेक करने का, जब बनाने का, लेकिन एक और फंक्शन है हमारा उसमें चेक
टोकन जो हमने बनाया था उसी को चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के इंस्टेंस पे बना था, तो जो हमारे यूज़र इंस्टेंस है वो और जो टोकन हमें मिल रहा है यहाँ पर हुआ, उसको चेक करेगा दोनों को कंपेयर करके क्या टोकन सेम सेम है, वही है, तो हाँ है वही है। अगर सेम सेम होगा तो हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और यहाँ पर ये करेगा यूज़र इज़ एक्टिवेट, पहले चेक करेगा कि क्या यूज़र पहले से एक्टिवेट है क्या, अगर है इज़ एक्टिव ट्रू है उसका समझेंगे कि एक्टिवेट है तो हम लोग सिंपली इसको कर देंगे कि अकाउंट इज़ ऑलरेडी एक्टिवेटेड, अदरवाइज इज एक्टिव को ट्रू सेट कर देंगे और यूज़र को सेव कर देंगे, यानी कि इस डेटाबेस में यहाँ पर ये जो इज एक्टिव है उसको जूम आउट करते हैं, इज एक्टिव ये 1 हो जाएगा और उसको सेव कर देंगे और रिस्पॉन्स कर देंगे कि अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली और 200 ओके का हम लोग रिस्पॉन्स देंगे। अदरवाइज अगर ट्राई अगर फेल होता है तो नहीं, ये इफ अगर फेल होता है ये वाला टोकन वाला तो ये एल्स में आएगा और ये कहेगा कि इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक या फिर जो भी होगा, मतलब कोई भी अगर इसमें मैनिपुलेट करता है इस टोकन पे कुछ भी, मान लीजिए कि हमने ये लिख दिया तो ये टोकन हमारा जाएगा कहाँ जाएगा, और टोकन यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर टोकन है वो टोकन नहीं है जो यूज़र का था, उसने मैनिपुलेट किया हुआ है, तो इस टोकन पे आएगा। जब यहाँ पर चेक करेगा कि यूज़र इंस्टेंस के साथ टोकन जो हमें मिला है उसको चेक करो तो ये कंपेयर यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो फेल होगा तो ये हमें दिखा देगा कि इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक या फिर एक्टिवेशन यूआईडी टोकन कुछ भी लिख सकते हैं, बट एक्टिवेशन लिंक लिखना ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज आप हैकर को पता नहीं चलना चाहिए कि यूआईडी में मिस्टेक है या फिर टोकन में मिस्टेक है। सिंपली इसको बताइए कि आपका एक्टिवेशन लिंक ही फेल हो मतलब इनवैलिड है। ओके, तो जब तक ये सही यहाँ पर नहीं आएगा जो हम लोग भेजेंगे वही एक्जैक्टली नहीं रहेगा तब तक वह टोकन वेरीफाई नहीं हो पाए। अभी जब ट्राई फेल होगा तो ये एक्सेप्ट में आएगा और यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट करके, यानी कि यूज़र एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और दिखा देगा कि इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक और 400 का बैड रिक्वेस्ट दे देगा। ये हो गया हमारा ये पूरा एक्टिवेशन कंफर्म करने का कोड। अब इसका यूआरएल हमें लिखना है, इस यूआरएल पे कुछ खास करना है नहीं, बस इसको चलाना है किसी एक पॉइंट पे। तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर हमने इसको कर दिया। अभी इसको मैं इंपोर्ट नहीं किया मैंने, मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे लिखा API आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस वाले से यहाँ से API मिल जाएगा, तो ये मैं क्लोज कर देता हूँ। API/account मतलब इन सब में API प्रीफिक्स रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं API बोलूँगा तो यहाँ पर दिखेगा नहीं, बट API है, तो API/account/activate, इस पर कोई जब रिक्वेस्ट भेजेगा पोस्ट रिक्वेस्ट तो अकाउंट कन्फर्म का ये वाला चलेगा, और साथ में आपको बॉडी में भेजना पड़ेगा यूआईडी और टोकन, और बाकी प्रोसेस करके वो वेरीफाई करके आपको बता देगा कि अकाउंट पहले से एक्टिवेटेड है या फिर अकाउंट एक्टिवेट करके आपको दे देगा, या फिर अगर लिंक के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा टोकन या यूआईडी के साथ तो एक्टिवेशन लिंक इनवैलिड बता देगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ ये करके परफॉर्म करके, बिकॉज हमारे पास एक है ऑलरेडी। इसको क्लोज करते हैं, वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जूम करूँ तो ये आपका यूआईडी है और ये टोकन है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे अभी इज एक्टिवेट 1 दिख रहा है, तो जब तक कि माफ़ कीजिएगा इज एक्टिवेट ये 0 दिख रहा है। चलिए एक्टिवेट करते हैं इसको। एक्टिवेट करने के लिए हम लोग चलेंगे API रिक्वेस्ट पे। यहाँ पर आया मैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब अकाउंट एक्टिवेशन कन्फर्म यहाँ पर आते हैं, यूआरएल हिट कर रहा हूँ मैं /API/account/activated एक्टिवेट, ये वाला यूआरएल हिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इससे ये चलेगा, और चूंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये चलेगा, बट इसमें हमें बॉडी में पास करना पड़ेगा यूआईडी और टोकन। तो चलिए करते हैं। क्या यहाँ है, अभी पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर है, ध्यान रहे ये रिक्वेस्ट आपको पोस्ट रखना है। यूआईडी हमें कहाँ से मिलेगा, इस यूज़र का, पर्टिकुलर यूज़र का, यहाँ से। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये MQ लिखा हुआ है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पोस्ट में बनाइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, मे बी HD में देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये बहुत छोटा है और इसका स्क्रीन बड़ा करने से बड़े खराब दिखने लगता है, इसलिए मैं इसको जूम नहीं कर रहा। यूआईडी मैंने लिख दिया, और टोकन हमें यहाँ से फिर से कॉपी करना पड़ेगा। तो ये इस स्लैश से लेकर इस स्लैश तक, स्लैश को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ जो B से लेकर A तक का मैंने कॉपी किया हुआ, और यहाँ नहीं आना, यहाँ पर आना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कर देना, नया यूआईडी, नया टोकन, और सिंपली सेंड में क्लिक करना है। सब कुछ बढ़िया रहा तो देखिए अकाउंट एक्टिवेटेड सक्सेसफुली मिल गया मैसेज। जब भी ये रिक्वेस्ट गया पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ, तो हमारा इस यूआरएल पे ये वाला व्यू चला, और इस व्यू ने सारा कुछ चेक करके पहले निकाला होगा यूआईडी और टोकन। ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो बढ़िया, और ये सब एक्टिवेशन वगैरह करके दिखा देता है। तो ये हमारा एक्टिवेट हो गया। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अगर आप जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ देखेंगे अभी देखिए ये 0 दिख रहा होगा आपको, इज एक्टिव 0 जैसे, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे वो यहाँ 1 दिखेगा, यानी कि हमारे यूज़र भी एक्टिव हो चुके। ओके, सो ये है। यहाँ पर कोई ईमेल मैंने नहीं बनाया एक्टिवेशन पर कि सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ऐसा नहीं, लेकिन आप चाहें तो बना सकते हैं, बट उतना ज़्यादा ईमेल भेज कर स्पैम करने की आवश्यकता नहीं है। यूज़र को जरूरी हो तभी भेजिए, वरना मत भेजिए। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है। और साथ ही अगर आप इस पर एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे सेम यूआईडी और टोकन के साथ, तो आपको बता देगा कि अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। और अगर आप यहाँ कुछ भी नहीं देते हैं तो आपको बताएगा कि मिसिंग यूआईडी और टोकन जो वैलिडेशन हमने लगाया वो सारा काम करेगा। अगर आप यहाँ पर कोई छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे टोकन छेड़छाड़ कर दिया और सेंड में क्लिक करेंगे तो बताएगा इनवैलिड एक्टिवेशन लिंक। ओके, तो सही डेटा होना चाहिए तभी आपका काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो ये एक्टिवेशन को कंफर्म करने का हमने ये बना लिया। सो ये मेरा एक्टिवेशन कंफर्म यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो
तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए अभी सेशन ऑथेंटिकेशन हमने एक्टिवेट किया नहीं है, मैं सेशन ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें CSRF प्रोटेक्शन कैसे लगाएं, बिकॉज वो भी देखना जरूरी है। तो पहले सेशन ऑथेंटिकेशन को लेकर आते हैं, उसके लिए आपको जाना है कोड में और डायरेक्टली आप यहाँ पर लगा सकते हैं ऑथेंटिकेशन क्लास, इस तरीके से ऑथेंटिकेशन क्लास, और यहाँ पर होता है सेशन ऑथेंटिकेशन, मैंने आपको बताया था। बट चूंकि ये करली नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको लिखना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सभी में चाहते हैं सेम वही चीज़, तो उसको बेटर के सेटिंग्स में लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा और ये हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा रेस्ट फ्रेमवर्क और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, इसके अंदर में इनेबल सेशन ऑथेंटिकेशन फॉर ऐप, तो हम लोग इसके लिए कर रहे हैं। इसके लिए आपको लिखना है डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन क्लास, रेस्ट फ्रेमवर्क से ऑथेंटिकेशन सेशन ऑथेंटिकेशन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद इनेबल करना है इज ऑथेंटिकेटेड। मैं चाहता हूँ कि सभी में जितने भी व्यूज़ हैं उसमें अगर एक्सप्लिसिटली परमिशन क्लास नहीं दिया हुआ है तो वह इज ऑथेंटिकेटेड, यानी कि ऑथेंटिकेटेड रहेगा तभी वह व्यू एक्सेस होगा, वरना नहीं होगा। जैसे इस पर देखेंगे आप, इस पर मैंने अला एनी लिखा हुआ था, इसमें इज ऑथेंटिकेटेड काम नहीं करेगा। उसी तरीके से एक्टिवेटेड, इसमें अलाउ नहीं है तो इज ऑथेंटिकेटेड काम नहीं, यानी कि बिना ऑथेंटिकेट किए हुए भी इस व्यू को एक्सेस किया जा सकता है, जो कि अभी होता है। लेकिन जिसमें ये नहीं लिखेंगे उसमें इज ऑथेंटिकेटेड अप्लाई रहेगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वही है। तो इस डिफॉल्ट को हम लोग यहाँ पर ओवरराइड कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरराइड कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, सीरियलाइजर का कोई काम नहीं है, और यूटिल को भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। सो ये हो गया, ये समझ में आ गया कि डिफॉल्ट हम लोग परमिशन क्लास सेट कर दे रहे हैं और ये ऑथेंटिकेशन क्लास यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। उसके बाद ये जो हमें अभी दिखता है ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्राउजेबल API, तो ये प्रोडक्शन में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए मैंने ये सेट कर दिया हो कि आपको जेसन रेंडर होकर दिखे। अगर अभी आप देखें उसको मैंने जैसे सेव किया, सेव करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ब्राउज़र API अब आपको दिखेगा नहीं, बट मैंने ये ऐसे लिख दिया हुआ है आप लोगों के लिए, बट अभी के लिए हम लोग इसको कमेंट कर देंगे। बस ब्राउजेबल API रहेगा तो हमें कुछ एरर वगैरह भी देखने को मिलेगा। देखिए वापस से ही आ गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं है, इसको ओपन रहने देते हैं। सो इससे हमारा क्या हुआ, इससे ऑथेंटिकेशन क्लास हमारा पूरे एप्लीकेशन के लिए सेशन ऑथेंटिकेशन हो गया, और पूरे एप्लीकेशन के लिए जो परमिशन क्लास है वो हमारा इज ऑथेंटिकेटेड हो गया। अब इसका क्या मीनिंग होता है ये मैंने बताया हुआ है अपने DRF कोर्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है उस केस में। तो ये तो हमने कर लिया। अब चूंकि सेशन ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप CSRF प्रोटेक्टेड बनाएं सभी चीज़ों को। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको पहले CSRF टोकन जनरेट करना आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग CSRF टोकन जनरेट करने के लिए अपना खुद का एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ पर लिखिए क्लास और इसका नाम रखिए गेट स्मॉल में लिखते हैं गेट CSRF टोकन। क्लास का नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही नाम रखा जाए। API व्यू, इसमें ज़्यादा कुछ कोड लिखना है नहीं, बस एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे, हमें CSRF टोकन जेंगो दे देता है। तो परमिशन क्लास हमारा हो जाएगा अलाउ एनी, और यहाँ पर बस एक गेट रिक्वेस्ट मारना है, तो डेफ गेट इसमें सेल्फ और यहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट। यही तो जेंगो की ब्यूटी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती है। आप रिस्पॉन्स बस आप इसमें गेट रिक्वेस्ट बस इसका हम लोग ये गेट चलाएंगे और हमारा CSRF टोकन हमें मिल जाएगा, हमारा सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स में लिख देते हैं मैसेज या फिर सक्सेस लिख देते हैं सक्सेस, और इसमें वैल्यू लिख देते हैं कि CSRF की सेट, CSRF कुकी सेट, सेव कर दिया। अभी इंश्योर कीजिए कि ये हमें कुकी दे ही दे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाना, और उसके लिए मेथड डेकोरेटर हम लोग यूज़ करेंगे। मेथड डेकोरेटर, और कौन सा, इंश्योर CSRF कुकी, ये इंश्योर करेगा कि CSRF कुकी आपको मिलेगा, ये यहाँ पर देना जरूरी है। डिस्पैच, अभी मेथड डेकोरेटर कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैंने बताया हुआ है, तो ये हमारा हो गया। अभी जैसे आप इस पर हिट करेंगे एक आपका CSRF कुकी सेट हो जाएगा क्लाइंट पे, इस पे हिट करते ही। तो इसका हमें URL भी बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तो चलिए URL इसका बनाते हैं। यहाँ मैं, और यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखता हूँ मैं, और इसका हम लोग ये व्यू यहाँ पर लिख देंगे, ये लिख दिया CSRF टोकन। ये व्यू भी आप लिख सकते हैं CSRF टोकन व्यू, बट इतने रहने दें, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इस पर जैसे हिट करेंगे इसके अंदर का ये वाला गेट रिक्वेस्ट चलेगा, गेट रिक्वेस्ट के साथ हिट करना है और आपका एक CSRF कुकी सेट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए करके दिखाता हूँ ये होता है या नहीं होता है। तो हमें चलना है पोस्टमैन पे, और यहाँ पर CSRF गेट CSRF टोकन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वही मैंने लिखा है अकाउंट CSRF कुकी। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये वाला URL, ठीक है। वही देखिए इसमें कोई भी कुकी सेट नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी कुकी वगैरह दिख नहीं रहा। आप साथ में यहाँ पर भी देखेंगे कोई कुकी वगैरह है नहीं, पूरा एकदम खाली है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया ये सेंड बटन के नीचे में, यहाँ पर कुकीज़ में, इसमें क्लिक करने से कुकीज़ देख पाएंगे इसका। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गेट रिक्वेस्ट करेंगे और सिंपली सेंड में क्लिक कीजिए। देखिए हमारा एक कुकी सेट हो गया CSRF टोकन के नाम से, और ये वाला हमारा CSRF टोकन है। और ये जो CSRF टोकन, ये नाम देख रहे हैं, ये नाम आप चेंज कर सकते हैं, बट यही रहने देते हैं, डिफॉल्ट नेम के साथ जाते हैं। इसका कुछ खास चेंज करने से फ़ायदा मिलेगा नहीं, यही नाम रहता, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाकर। इसका सेटिंग्स एक हमें मिलता है यहाँ पर, उसका नाम चेंज करने के लिए, बट वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा कि हमारा एक कुकी आ चुका है, यहाँ पर CSRF टोकन आ चुका है, और कुकीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमारा इस डोमेन के लिए एक कुकी सेट हुआ है CSRF टोकन के नाम से, जो कि CSRF टोकन इसका नाम है, इसका वैल्यू है ये
पाथ इसका ये सेट है और ये एक्सपायर, इसको क्लोज करते हैं और बस टोकन आपके हाथ में है। अब इस टोकन का यूज़ करके आप बाकी सारे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सबको प्रोटेक्ट, अभी हमें सिर्फ टोकन मिला है लेकिन प्रोटेक्टेड हुआ नहीं है। अब आपको जिस चीज़ को प्रोटेक्टेड करना है उसमें आपको लगाना पड़ेगा ये वाला डेकोरेटर CSRF प्रोटेक्ट, ठीक है। तो इस डेकोरेटर से हमने बस इंश्योर किया कि जब भी इस पे हिट किया जाएगा गेट, तो इस पे आपको एक CSRF टोकन मिलेगा ही मिलेगा। अब CSRF टोकन मिल चुका है आपके हाथ में, तो आप बताइए कि किस किस को आपने प्रोटेक्ट किया है CSRF से, उस पर टोकन लगा के ही एक्सेस होगा, वरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगाना होता है। इसमें बहुत ईजी है, बस इसी को कॉपी करते हैं। ये जो था हमारे, इसको कॉपी कीजिए। जैसे मुझे इसमें किस में लगाना है, मुझे लगाना है रजिस्टर व्यू पे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको पेस्ट किया, यहाँ पर लिखना है मेथड डेकोरेटर और यहाँ पर इंश्योर, ये लिखने के बजाय आपको लिखना है CSRF प्रोटेक्ट, ये लिखिए। फिर जिसको इसी को कॉपी कीजिए और बाकी जितने भी आपका व्यू है, जिस पे भी आपको CSRF प्रोटेक्शन चाहिए उस पर सब में पेस्ट करते जाइए। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस। तो सब हमारा CSRF प्रोटेक्टेड हो चुका है। ये एक्टिवेशन कन्फर्म भी, एक्टिवेट व्यू भी और ये रजिस्ट्रेशन व्यू भी और बाकी सारी चीज़ें। अभी इसको चेक करने के लिए कि हमारा CSRF प्रोटेक्टेड है नहीं, या फिर CSRF टोकन के बिना हमारा एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो चेक करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन व्यू को वापस से इसको यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन कैसे लाएंगे, उससे पहले आपको पहले इसको करना पड़ेगा डिलीट। बस मेरे पास एक ही यही डेटा है और मतलब ईमेल है यही, और कोई ईमेल है नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। डिलीट कर दिया, तो ये कुछ नहीं है हमारे पास, सेशन वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो ये डिलीट हो चुका है। अभी हम लोग वापस से आते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर आते हैं और इसको मैं कर दूँ कोई भी कुकी वगैरह नहीं, कोई भी CSRF टोकन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, सब खाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ नहीं, खाली है। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर डेटा है हमारे पास, देख सकते हैं। ये कोई भी कुकी वगैरह यहाँ पर सेट नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने वैसे ऐसे लिख के रखा हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग अगर इसमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, पहले ये रिक्वेस्ट भेजने से हमारा काम हो रहा था, बट अब जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये हमें दे देगा 403 फॉरबिडन का एरर। अगर आप इसमें प्रीव्यू करेंगे तो आपको बताएगा कि CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। तो अब CSRF प्रोटेक्टेड है ये वाला, तो बिना CSRF टोकन का ये आप एक्सेस नहीं कर पाए, तो ये फेल्ड बता रहा है। अब CSRF टोकन हमें चाहिए तभी हमारा काम होगा, वरना नहीं होगा। तो पहले हम लोग CSRF टोकन लेकर आते हैं। इसके लिए हम लोगों ने गेट CSRF टोकन ये किया हुआ है, बनाया हुआ है। इसमें सेंड में क्लिक कर दें और एक CSRF टोकन, देखिए हमारा CSRF टोकन कुकी सेट हो गया। ये हमारा CSRF टोकन है, इसको कॉपी कीजिए। वैसे तो ये कुकी हमारा सेट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप रजिस्ट्रेशन में जाएंगे यहाँ पर, तो आप एक बार रिप्लेस में अगर आप रिक्वेस्ट करें, जैसे सेंड में क्लिक किया तो ये मैं आप बताएगा CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड रिक्वेस्ट अबॉर्ड। और यहाँ पर हेडर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कुकी दिख जाएगा। ये ऐसे कुकी आ जाता है, ऑटोमेटिक सेट हो जाता है सभी रिक्वेस्ट के साथ, और ये कुकी आपको CSRF वाला कुकी दिखता है। मगर ये जो कुकी है, ये वाला कुकी CSRF टोकन, ये और ये दोनों सेम है, बट दोनों सेम है, यहाँ आ रहा है मगर फिर भी ये नहीं काम कर रहा। वही हमें एरर बता रहा है कि 403 CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। तो ये काम कैसे करेगा, अभी मैं एक बार और आपको रिक्वेस्ट करके दिखाऊं। देखिए वही एरर है। तो ये काम कैसे, ये काम करेगा तभी जब आप इसको इस तरीके से यहाँ पर एक ये हेडर पास करना होता है, और जिस हेडर में हम लोग अपना CSRF टोकन पास करेंगे। तो ये हेडर आपको लिखना है X-CSRF टोकन। तो X कैपिटल में, X लिखना है कैपिटल में, डैश लिखना है CSRF कैपिटल में, टोकन का T कैपिटल, और यहाँ पर आपको जो टोकन था हमारा उसको पेस्ट करना है। तो कॉपी किया, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, जहाँ से कॉपी करना है कर लीजिए, लेकिन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट कर दिया। अब बॉडी चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है, सेंड में क्लिक कीजिए और ये हमारा काम करेगा। CSRF हमारा फेल नहीं होगा, CSRF टोकन होगा तभी अब इसके व्यू को एक्सेस किया जा सकेगा, वरना नहीं। देखिए हमारा यूजर डेटा मिल रहा है, यानी कि हमारा ईमेल वगैरह भी सेंड हो चुका होगा। देखिए ईमेल हमारा सेंड हो चुका है। ओके, तो अब आप एक्टिवेट वगैरह कर लीजिए। आप यहाँ पर एक्टिवेट में क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पूरा। अभी आपको एक्टिवेशन करना है, बस वही सेम प्रोसेस है। यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेशन कन्फर्म में यहाँ पर आइए और आपको प्रॉपर लिखना है। साथ में रिक्वेस्ट करेंगे तो कुकी तो हमारा सेट हो जाएगा, लेकिन हमें ये CSRF टोकन में भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पहले से। ये मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए कुकी हमारा आ चुका है यहाँ पर बिना रिक्वेस्ट किए हुए ही, और हमने यहाँ भी सेट कर दिया हुआ है वही टोकन। फिर बस हमें ये चेंज करना है। अभी करेंगे तो ये हमें इनवैलिड बता देगा। तो ये प्रॉपर लेकर आते हैं यहाँ पर MG से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करते हैं MG। उसके बाद हम लोग ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और हम लोग इसको कर देंगे सेंड। और ये हमारा अकाउंट एक्टिवेशन सक्सेसफुल, हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। और आप यहाँ पर देख भी पाएंगे डेटाबेस में ये हमें इज एक्टिवेट 1 होकर दिख जाएगा, बट ये एडमिन नहीं है, जाहिर सी बात। सो ये हो गया, ये सब कुछ आपने देख लिया। अभी इसको क्लोज कर देते हैं। अकाउंट हमारा एक्टिवेट भी हो चुका है और CSRF प्रोटेक्टेड भी हमारा है। अभी नेक्स्ट हमारा काम रहेगा लॉगिन का। ये लॉग इन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉगिन के लिए हमें व्यू बनाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ बनानी पड़ेगी। मैं सेव कर देता हूँ इसको
उसको भी सेव करते हैं और इसे क्लोज करते जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का कोई काम नहीं है, क्लोज करते हैं। एक्टिवेशन का कोई काम नहीं है। CSRF टोकन की आवश्यकता पड़ सकती है लॉगिन वगैरह करने वक्त भी, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, तो लॉगिन हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो URL वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा। हमें कोड में आइए और यहाँ पर व्यू बनाना है लॉगिन का, सबसे नीचे आना है और यहाँ पर हम लोग लॉगिन का व्यू क्रिएट करें। बट मैं वो करूँगा ब्रेक के बाद, बिकॉज मैं ब्रेक में जा रहा हूँ। आप लोगों को तो कंटिन्यू देखने को मिलेगा, बट मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि पानी मैं पी के आता हूँ। ओके, सो मैं ब्रेक के बाद आ चुका हूँ। अभी हम लोग इसमें लॉगिन का काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे, बिकॉज मेरे ख्याल से 2 घंटा तो गुजर ही चुका होगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। मैं आपको कोड समझता हुआ चलूँगा बस, और कुछ खास इसमें है नहीं वैसे। मतलब एक स्ट्रक्चर आपका दिमाग सेट हो चुका है इस ऑथेंटिकेशन के लिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। इसी हम लोग गेट कर रहे थे CSRF टोकन को, इसके बाद ये सारे प्रोटेक्टेड है, तो इसमें CSRF टोकन लगा के ही हम लोग काम कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर पा रहे थे। गेट रिक्वेस्ट में CSRF लगाना जरूरी नहीं होता, पोस्ट में जरूरी होता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए इस पे कोई URL ओपन हो जाता है बिना किसी दिक्कत के, लेकिन इसमें जिसमें पोस्ट होता है उस पर CSRF की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। अभी यहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका था, CSRF हम लोग गेट कर पा रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो जा रहा था, एक्टिवेशन लिंक भी जा रहा है और एक्टिवेशन हो भी रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारा लॉगिन का, जिसके लिए मैंने ये कोड लिखा क्विकली। अभी देखिए इसमें सबसे पहले तो CSRF प्रोटेक्टेड इसको बनाएंगे, डिस्पैच रहेगा, लॉगिन व्यू API व्यू से एनिट होकर बनेगा। परमिशन क्लास में लोग अलाउ एनी रखेंगे। जब आप कोई भी क्लास में नहीं रखते हैं तो आपका ये जो सेटिंग वाला डिफॉल्ट परमिशन क्लास होता है इज ऑथेंटिकेटेड, ये होता है। तो लॉगिन व्यू में इज ऑथेंटिकेटेड तो चलेगा नहीं, बिकॉज लॉगिन को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना या तो डेड लॉक हो जाएगा, तो वैसे नहीं, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए अलाउ एनी हमने इसमें लगाया हुआ। अभी पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी आएगा तो क्या होगा, पहले इसमें से रिक्वेस्ट डेटा में से गेट किया जाएगा ईमेल और पासवर्ड को। जैसे बात ईमेल पासवर्ड हमें देना पड़ेगा फॉर्म में से, या फिर यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पोस्टमैन से प्रोवाइड करेंगे, ये निकाल लेगा ईमेल और पासवर्ड को। फिर ऑथेंटिकेट जो डिफॉल्ट इसका फंक्शन होता है जो हमने इंपोर्ट किया यहाँ पर, ऑथ से ऑथेंटिकेट लॉगिन और लॉग आउट, ये इसका यूज़ करके ये इसमें ऑथेंटिकेट करेगा। अगर ऑथेंटिकेट हो जाता है ईमेल और पासवर्ड सही तो ये यूज़र इंस्टेंस हमें यहाँ पर दे देगा। यहाँ पर चेक करेंगे क्या यूज़र इज़ नॉट नन है, यानी कि यूज़र अगर रिटर्न हो रहा है तो जैसे बताए वो नन नहीं होगा। तो उस केस में आपको चेक करना है कि यूज़र एक्टिव है या नहीं। यूज़र एक्टिव है तो लॉगिन करवा देना है, रिस्पॉन्स के तौर पर दे देना है लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और स्टेटस कोड हमें 200 का मिल जाए। अगर यूज़र नन आता है तो उस केस में मतलब ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तभी नन है यूज़र, तो उस केस में सिंपली एल्स में आएगा और बताएगा कि ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और इसको स्टेटस कोड दे देंगे 400 का। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट के बजाय स्पेसिफिकली बताते हैं कि ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है आजकल के ज़माने में। आजकल के ज़माने में आपको इसको कन्फ्यूज़ करके रखना है, या फिर ईमेल या फिर पासवर्ड दोनों में से कोई एक आपका गलत है। ये यूज़र को हो सकता है कि थोड़ा सा बर्डन फील हो, मगर इससे हैकर को दूर रखा जाता है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली बताएंगे कि उसका ईमेल गलत है या पासवर्ड, तो हैकर के लिए आसान हो जाता है गेस करना। वो कहेगा कि अच्छा पासवर्ड में मिस्टेक है, मतलब ईमेल मेरा करेक्ट, फिर सोचेगा नहीं पासवर्ड सही है ईमेल गलत है, इसलिए ईमेल का एरर आ रहा है। इससे इसको कंफ्यूज रहेगा कि ईमेल गलत है या पासवर्ड गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन पे भी ध्यान रखना है, सिर्फ सुविधा पे ध्यान देने से काम नहीं बनेगा। तो ये हमारा लॉगिन व्यू तैयार है। अब इसका हमें URL बनाना है, तो URL बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और सिंपली account/login/ करके यहाँ पर लॉगिन व्यू करेंगे। लॉगिन व्यू को हम लोग इंपोर्ट नहीं किया हम लोगों ने, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और ये डॉट नहीं कॉमा होगा, इंपोर्ट कर लिया और इसका नाम रख दिया मैंने लॉगिन। ठीक है, अभी लॉगिन हमारा यहाँ से हो जाए, लॉगिन हम सक्सेसफुली कर पाएंगे और आपको दिखेगा अभी लॉगिन सक्सेसफुली जो मैसेज वगैरह है वो आपको दिखेगा। चलिए लॉगिन करके देखते हैं। और ये CSRF प्रोटेक्टेड है, याद रहे, तो CSRF टोकन आपको लगेगा इसमें, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट भी है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, और CSRF ये वाला जो टोकन है यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। वैसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, और बॉडी में हम लोग देखिए ईमेल दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं। अगर मैं इसको ना दूँ और सेंड में क्लिक करें, देखिए ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट बता रहा है। अभी जब हम इसको देते हैं और सेंड में क्लिक कर दिया, बताएगा लॉगिन सक्सेसफुली। तो लॉगिन सक्सेसफुली से जब सेशन ऑथेंटिकेशन में यूजर लॉगिन होता है तो उसके पास एक नया CSRF टोकन चलाता है और एक नया सेशन ID भी चलाता है, और इसी सेशन ID से आइडेंटिफाई करेगा सर्वर कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है, सही यूजर है, और यूजर जो भी रिक्वेस्ट करे और इस सेशन ID के बेस पर ऑथेंटिकेट होकर उसके रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, अब जब आप काम करेंगे तो आपको ये वाला कुकी यूज़ करना पड़ेगा, CSRF टोकन ये वाला यूज़ करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। सेशन ID नहीं, सेशन ID आपका ऑटोमेटिकली आना जाना करेगा। जैसे सेशन ID हमारा यहाँ पर जनरेट हो, जैसे आप लॉगिन करते हैं और सेशन ID हमारा जनरेट होता है, ये सेशन ID आपको डेटाबेस में देखने को मिलता है, बिकॉज ये डेटाबेस में शो करके रखता है। यहाँ पर आइए, और ये जो Django_session ये वाला हमारा टेबल है, इस पर एक देखिए सेशन की हमारा बनता है और सेशन डेटा रहता है। तो इस पर्टिकुलर यूज़र का ये वाला सेशन की है और ये सेशन डेटा है। जब भी से रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर के पास, तो उस सेशन ID के साथ रिक्वेस्ट भेजेगा और उस सेशन ID को यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा
और उसके बेस पे उसको डेटा सर्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब आप यहाँ पर आकर अपना कोई भी काम कर सकते हैं, अब आपको कोई भी इशू नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है, ऊपर आपको समझ में आ गया होगा। अभी जब लॉग आउट, अभी आप कहेंगे कि भाई ये तो डेटाबेस में सेव होता जाएगा, तो ये तो बहुत सारा हो जाएगा, फिर डेटाबेस हमारा फुल हो जाएगा। नहीं, जैसे यूज़र लॉग आउट करेगा वैसे ही ये हमारा हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिलीट। जो मैं आपको करके दिखाऊँ, जब लॉग आउट करेंगे उस वक्त इम्प्लीमेंटेशन जब करेंगे तब। लॉग आउट नहीं करेगा तो ये बना हुआ रहेगा, सिंपल सी बात। अभी यहाँ ये, और इसके बाद और क्या दिखाऊँ मैं। लॉग आउट का मेरे पास है नहीं, मैं आपको लॉग आउट दिखा दूँ इसके बाद, बिकॉज लॉग आउट होगा तभी हमें आगे अब देखना चाहिए। तो मैं आपको लॉग आउट दिखा देता हूँ, वो भी काफ़ी ईजी रहेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा। तो चलिए व्यू में चलते हैं। ये आ गया मैं व्यू में, और यहाँ पर सिंपली लॉग आउट व्यू, एक हम लोग बहुत ही आसान है, सिर्फ लॉग आउट फंक्शन को कॉल करना होता है। ये लिखा लॉग आउट व्यू, एपीआई व्यू पोस्ट रिक्वेस्ट पे लॉग आउट को फंक्शन कॉल कर दिया। जो रिक्वेस्ट में रहेगा, जो रिक्वेस्ट हमारा रहेगा वो हमारा लॉग आउट हो जाएगा और सिंपली रिस्पॉन्स मिल जाएगा लॉग आउट सक्सेसफुली 200 का। इसमें आपको CSRF प्रोटेक्शन नहीं लगाना होता है। क्यों? क्योंकि लॉग आउट होता है बंदा लॉगिन होने के बाद। तो लॉगिन होने के बाद जितना भी काम है सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपका CSRF प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसमें लगाने की एक्सप्लिसिटली आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने इसको यहाँ पर लिखा, फिर हमें इसका बनाना पड़ेगा URL। तो URL फाइल में यहाँ पर आइए और सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, और यहाँ पर लॉग आउट व्यू हमें लगा देना। ठीक है, तो अभी इस पे हमें जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा लॉग आउट हो जाएगा। इस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो ये लॉग आउट व्यू चलेगा, और ये लॉग आउट व्यू लॉग आउट फंक्शन को चलवाएगा, जिससे कि हमारा ये लॉग आउट हो जाएगा। अभी आइए यहाँ पर, और यहाँ पर लॉग आउट का मैंने लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अरे भाई हाँ, यही है हमारा। इस पर मैं आया। अभी हम लोग इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप आते हैं जब भी लॉग आउट पे, तो यहाँ पर आपको दिख जाता है, ये आपको एक दी जाएगा CSRF टोकन। लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन पे देखिए, जो लॉगिन पे हमारा CSRF टोकन था वह, जो सेशन आईडी था वह, और जो लॉग आउट पे आपको दिखेगा CSRF टोकन और सेशन आईडी, वह सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि बैकएंड क्लाइंट को सेट कर दे, क्लाइंट के कुकी में ये दो चीज़ें सेट कर देते हैं। ये इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये बैकएंड में ऐसा प्रोग्राम है जिसे सेट हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई अगर करता है रिक्वेस्ट, जैसे बॉडी में कुछ भी नहीं देना, पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा ये, और सेंड में क्लिक किया, तो इसमें कहता है कि CSRF फेल्ड, CSRF टोकन फ्रॉम दिस हेडर इनकरेक्ट। तो ये आपको यहाँ पर सही पास करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। तो ये मैंने आपको दिखाया बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता था कि लॉग आउट व्यू में यहाँ पर हमने CSRF प्रोटेक्टेड लिखा हुआ नहीं है, बट जो कि ये लॉगिन होने के बाद का काम है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट CSRF प्रोटेक्टेड होता है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अब हमें इसमें ये CSRF टोकन जो लॉगिन होने के बाद मिलता है, उसको लगाना है इस X CSRF टोकन के साथ। इसके वैल्यू के तौर पर यहाँ पर लगाइए, और फिर आप सेंड में क्लिक कीजिए। अब आपका लॉग आउट सक्सेस हो। तो जैसे ही लॉग आउट सक्सेस होता है, वैसे ही आपका ये जो कुकी है, ये कुकी आपका डिलीट हो जाता है। देखिए सेशन आईडी आपको दिखाई नहीं दे रहा, और साथ में यहाँ डेटाबेस से ये हमारा डिलीट हो जाता है। अभी आपको दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा डिलीट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये लॉग आउट का काम हो गया। तो लॉग आउट भी आप लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। लॉगिन देख लिया, लॉग आउट देख। अब यूजर का डिटेल निकालने का मैं आपको उसका व्यू दिखा, यानी कि यूजर डिटेल व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और इसी के बीच में काम करेंगे, लॉगिन के बीच और लॉग आउट के बीच में ही सारा काम होगा। तो सबसे पहले देखिए यूजर डिटेल व्यू, अगर आपको यूजर डिटेल व्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा कोड, आपको समझा देता हूँ। यूजर डिटेल व्यू हमने व्यू बनाया, API व्यू से इनहेरिट होकर गेट रिक्वेस्ट करेगा, बिकॉज सिर्फ डेटा फेच करना है, तो गेट रिक्वेस्ट हमारा काम हो जाएगा। रिक्वेस्ट सीरियलाइजर, यूजर सीरियलाइजर, जो भी यूजर सीरियलाइजर डेटा रहेगा वो हमारा आएगा डेटा पे, और साथ में हम लोग इस डेटा को भी यहाँ इम्बेड कर रहे हैं। जो हमारा यूजर डॉट ईज डेटा है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है जो हमने मॉडल में लिखा हुआ था, ये वाला प्रॉपर्टी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। और यूजर डिटेल में मिलेगा ईज, देखिए इस सीरियलाइजर डॉट डेटा में हमारा क्या है, सिर्फ ईमेल है और नाम है, पर मुझे ईज स्टाफ भी चाहिए हो, तो मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट ईज स्टाफ करके इस डेटा पे ईज डेटा एक नया प्रॉपर्टी भी डाल दिया, जो रिस्पॉन्स के तौर पर मुझे मिलेगा। इसका मैं करूँगा क्या, इज स्टाफ का हो सकता है कि फ्रंट एंड में आप दो तरह की यूज़र हैंडल कर रहे हो, कि एक एडमिन यूज़र हो, एक नॉर्मल सा यूज़र हो। तो ये इज स्टाफ आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने पे। जब इस पे यहाँ पे हिट करेंगे तो ये आपको इज स्टाफ के भी रिटर्न करेगा, जिसमें आपका ट्रू या फॉल्स रहेगा। तब उसे वेरीफाई कर पाएंगे कि अगर इज स्टाफ ट्रू है तो वो एडमिन है, तो एडमिन वाले डैशबोर्ड में जाओ। अगर इज स्टाफ फॉल्स है तो नॉर्मल से यूज़र है, वो नॉर्मल से यूज़र वाले डैशबोर्ड में जाओ। इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। इसको सेव कीजिए, इसका हमें बनाना पड़ेगा URL। तो चलते हैं URL यहाँ पर, और ये लॉगिन लॉगआउट के बीच में ही लिखेंगे, जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे। तो हमने ये इसमें लिखा, उसके बाद ऊपर हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो इसमें हम लोग हिट करेंगे क्या, API/account/logout, जिससे लॉगआउट व्यू चलेगा। और ये गेट रिक्वेस्ट अगर कोई भेजेगा तो ये हमारा चलेगा और हमें डेटा रिटर्न करके देगा। चलिए देखते हैं ये होता है या नहीं होता, लेकिन ये लॉगिन होने के बाद होगा, लॉगिन से पहले नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। तो हमारा तो लॉग आउट हो चुका था, तो लॉगिन हमें दोबारा से करना पड़ेगा। अब जब हम लोग लॉगिन करेंगे यहाँ पर देखिए, मैं करता हूँ लॉगिन, तो हमें 403 का फॉरवर्ड देता है, बिकॉज पुराना जो CSRF था वो हमारा एक्सपायर हो चुका है।
हमें नया CSRF की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर सेंड किया, नया CSRF टोकन हमने ले लिया। इसको कीजिए कॉपी, लॉगिन वाले पे आइए और इसके हेडर पे यहाँ पर सिर्फ सेट करना है। नया CSRF सेट कर दिया, बॉडी पे सही हमारा ईमेल है। अभी लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग जो यूज़र डिटेल का मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है इस पे आते हैं और यहाँ पर भी आपको एक CSRF दिख जाएगा। जब लॉगिन किया आपने तो एक नया आपको CSRF टोकन मिला और एक सेशन आईडी भी हमारा जनरेट हो गया। आप डेटाबेस में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख जाएगा एक नया सेशन की। तो ये सारी कुछ मिल रही है और गेट रिक्वेस्ट है हमारा, तो सिंपली हम लोग सेंड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स CSRF टोकन लिखने की आवश्यकता नहीं है बिकॉज गेट रिक्वेस्ट है, बॉडी में कुछ नहीं है। ये गेट रिक्वेस्ट हमारा जा रहा है किस पे, API/account/यूजर पे और ये यूजर डिटेल व्यू को चलाएगा और हमें डेटा गेट करके दे देगा। ईमेल राजरी एक नॉर्मल सा यूजर है, तो इज स्टाफ इसका फॉल्स है। तो यूजर डिटेल आपको निकालना, तब इस पर हिट करके यूजर डिटेल गेट कर सकते हैं अगर आप गेट करना चाहते हैं उस केस में। ठीक है जी, अभी लॉग आउट नहीं किया मैंने, तो हमारा सेशन बना हुआ है। सेशन ऑथेंटिकेशन जब तक लॉग आउट नहीं करेंगे तब तक हमारा ये सेशन बना हुआ रहेगा। तो गेट करना हमने देख लिया, तो इसी के साथ मैं आपको अपडेट करना भी दिखा देता हूँ कि यूज़र को अपडेट कैसे करते हैं। इसी पर करेंगे, यूज़र टेबल में गेट किया, तो गेट के बाद अगर पार्शली अपडेट करना है तो पैच मेथड को यहाँ इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जिससे हमारा पार्शली भी अपडेट होने का काम हो जाएगा। जिसके लिए हमें सीरियलाइजर भी अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर अभी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको डेफ लिखा मैंने, फिर पैच लिखा, सेल्फ रिक्वेस्ट, सीरियलाइजर, यूजर सीरियलाइजर रिक्वेस्ट यूजर, फिर यहाँ डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा में जो रहेगा वो पार्शियल ट्रू किया ताकि हमारा पार्शियली अपडेट हो सके। हम लोग वैलिडेट करेंगे, जो भी अपडेट होकर सीरियलाइजर होगा उसको, अगर वैलिडेटेड है फिर सेव कर देना। रिस्पॉन्स जो भी डेटा हमारा सेव और अपडेट हो रहा है और डेटा हमारा रिटर्न हो जाएगा। और अगर कुछ गड़बड़ होता है, यानी कि वैलिड नहीं होता है, सीरियलाइजर हमारा वैलिडेशन नहीं हो पाता है, उस केस में ये एरर दे देगा और 400 बैड रिक्वेस्ट दे देगा। बट इतने से काम नहीं होगा, इसका सीरियलाइजर बनाना पड़ेगा। सीरियलाइजर बनाने के लिए सीरियलाइजर्स में चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्रिएट का बनाया था उसी तरीके से अपडेट का यहाँ हमें बनाना, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि हम लोग सिर्फ नेम को अपडेट करेंगे। सो अपडेट मेथड मैंने बनाया, यहाँ आपको लिखा मैंने सेल्फ इंस्टेंस की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैलिडेटेड डेटा, और सिर्फ इंस्टेंस डॉट नेम जो हमारा रहेगा उसी को हम लोग करवाने वाले हैं अपडेट। यानी कि नेम ही चेंज हो सकता है, ईमेल वगैरह चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी, बाकी नेम के अलावा अगर कोई फील्ड हो जैसे डेट ऑफ बर्थ हो आपका या फिर फ़ोन नंबर हो तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, इंस्टेंस डॉट फोन नंबर इक्वल वैलिडेटेड डेटा डॉट गेट फोन नंबर इंस्टेंट डॉट फोन नंबर, इस तरीके से लिखना है। अगर आपका और भी फील्ड है उस केस में, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर हो चुका है। और इसका पैच रिक्वेस्ट करेगा तब ये चलेगा, गेट करेगा तो ये, पैच करेगा तो ये। तो यहाँ पर अलग से इसका URL लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, इसी एक URL पे रिक्वेस्ट मेथड क्या आता है उसी के अकॉर्डिंग ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आइए और पोस्टमैन में लॉगिन है हमारा ऑलरेडी, यूज़र डेटा यहाँ पर नहीं, एक हमने इनपुट बना के रखा हुआ है, अपडेट यूज़र डेटा यहाँ आना है। और यहाँ पर चूँकि ये अपडेट है, घट नहीं है, तो हमें CSRF टोकन लगेगा ये वाला लॉगिन के बाद वाला, तो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। बाकी सेशन आईडी तो अभी भी बना हुआ है, ये सेशन आईडी बना हुआ है। क्या आपको अपडेट करना है नाम, जैसे नाम पहले क्या था यूजर डिटेल में, देखिए आपको नाम दिखेगा राज, बट मैं अब नाम ऐसा करना चाहता हूँ राहुल, तो मैंने इसको लिखा, सेंड में क्लिक किया, देखिए नेम और राहुल हमें रिटर्न मिल रहा है, यानी कि राहुल हमारा नाम चेंज हो चुका है। और जब यूज़र को गेट करेंगे वापस से, अभी राज मिल रहा था बट अब आपको यहाँ पर मिलेगा राहुल। इसको वेरीफाई कर सकते हैं डेटाबेस में जाके, यूजर्स में जाइए और यहाँ पर आपको राहुल नेम दिख जाएगा। पहले ये राज था बट अब ये आपको राहुल ही दिखाई देगा। ये हो गया प्रोफाइल अपडेट करने का जो भी रूल रेगुलेशन है वो आपने देखा। तो यूज़र अपडेट यहाँ पर समाप्त हो जाता है, हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ ज़्यादा कुछ रखने से फ़ायदा नहीं है। अभी भी हमारा लॉगिन है तो हमारा बना हुआ है, मैं लॉग आउट नहीं कर रहा बिकॉज लॉगिन के बाद का जितना काम है सारा कर लेते हैं, फिर एक बार लॉग आउट करेंगे। तो अब इसके बाद का हमारा काम रहेगा पासवर्ड को चेंज करना, कि पासवर्ड चेंज करना हम लोग सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ अपने कोड पे और यूज़र डिटेल व्यू के नीचे आते हैं, लेकिन लॉग आउट के ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं कि लॉग आउट के ऊपर रहेंगे तभी काम करेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीज़ें बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने बनाया हुआ कि लॉग आउट सबसे लास्ट में। तो ये हमने कोड लिखा क्विकली, यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड व्यू इसका नाम रखा हुआ है। जब पोस्ट रिक्वेस्ट अगर कोई करेगा तो उसको देना पड़ेगा एक तो ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड देना पड़ेगा, दो चीज़ें देनी पड़ेगी। ओल्ड पासवर्ड हम लोग गेट कर लेंगे, न्यू पासवर्ड गेट कर लेंगे और यूज़र भी गेट कर लेंगे। यूज़र डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से हमारा यूज़र इंस्टेंस मिल जाएगा। यहाँ पर चेक करेंगे यूज़र इंस्टेंस हमारे पास है, इसमें चेक करेंगे यूज़र डॉट चेक पासवर्ड से ओल्ड पासवर्ड, यानी कि ये चेक करेगा कि जो ओल्ड पासवर्ड जो यूज़र ने दिया है, ये ओल्ड पासवर्ड का मतलब करंट पासवर्ड जो भी करंट में है उसका वैलिड वह सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उस केस में ये रिस्पॉन्स भेज देना है कि इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड, और अगर सही है तो ये नहीं चलेगा, उसके बजाय ये यहाँ पर चलाएगा और नया पासवर्ड सेट कर देगा, सेट पासवर्ड फंक्शन का यूज़ करके, और ये सेव हो जाएगा डेटाबेस में और रिस्पॉन्स को तब मिल जाएगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। इसलिए दिखाता हूँ इसको एग्जीक्यूट करके, लेकिन इसके लिए हमें इसका URL भी लिखना पड़ेगा। तो URL में यहाँ पर आते हैं और इसको लिखा मैंने, व्यू हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो ऊपर में यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, ये मैंने इंपोर्ट किया और चलिए चेंज पासवर्ड करके दिखाता हूँ। अभी हमारा क्या था, hello 1 2 3 4 5 6 है, इससे आप लॉगिन करते हैं, मैं लॉगिन में आपको लेकर जाकर दिखाऊँ। देखिए hello 1 2 3 4 5 6,
देखो चेंज करते, चेंज पासवर्ड का मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है, देखिए चेंज पासवर्ड, इसमें ओल्ड पासवर्ड मैंने रखा हुआ है ये। अब चेंज पासवर्ड में हमारा कौन सा मेथड चल रहा है वो आप देखिए। चेंज पासवर्ड में हमारा मेथड चल रहा है पोस्ट, तो इसमें आपको XCSRF टोकन देना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, तो यहाँ पर आना है और जो कि आपका टोकन यहाँ पर ऑलरेडी है CSRF टोकन, तो यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर बस अपडेट कर देना, यानी कि ये पर लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसको आपको लिखना पड़ेगा। मैंने पहले से लिख के रखा था, थोड़ा समय बचे, तो लिखना पड़ेगा अपने पोस्टमैन पे। तो ये लिखा मैंने, और यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड दे रहे हैं ये वाला, और न्यू पासवर्ड हमने दे दिया ये। अगर ओल्ड पासवर्ड आप गलत देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया मैंने, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में सेंड में क्लिक करेंगे तो ये बताएगा इनवैलिड ओल्ड पासवर्ड, ठीक है जी। अभी सही पासवर्ड दिया ओल्ड पासवर्ड, ओल्ड पासवर्ड मतलब करंट पासवर्ड, अभी जो वैलिड पासवर्ड है, और न्यू पासवर्ड दिया 1 2 3, यानी कि hello 1 2 3 @ सेंड में क्लिक करते हैं और हमारा पासवर्ड देखिए सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। सो अगर लॉग आउट करें हम लोग, देखिए ये हमारा था यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ बिकॉज इसमें पोस्ट है। लॉग आउट कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं आपको वापस से लॉगिन करके दिखाऊँ नए पासवर्ड से। तो हम लोग सेंड में क्लिक करते हैं और ये हमारा लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो गया। एक्चुअली आप जब पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाता है, उसका सेटिंग आपको मिल जाएगा सेटिंग्स में, इसलिए हमारा ये दिख रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल वेयर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। कोई नहीं, हमारा लॉग आउट करने से मतलब था हमारा लॉग आउट हो जाएगा। अब हम लोग लॉगिन करते हैं वापस से अपने पुराने, जो कि हमारा अब नहीं है वैलिड, उस पासवर्ड से। तो सेंड में क्लिक करेंगे, हमें पहले CSRF टोकन चाहिए, तो एक नया CSRF टोकन ले लिया मैंने। लॉगिन में आते हैं और यहाँ पर इसको डाल, अब हम लोग लॉगिन करते हैं। देखिए बताएगा ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, लेकिन जैसे हम लोग इसमें करेंगे hello 1 2 3 और @ जो कि हमारा अभी करंट में नया पासवर्ड आ चुका है, ये करेंगे तो ये हमारा लॉगिन हो जाए। देखिए लॉगिन सक्सेसफुली हो गया लॉगिन। अब आप चाहें तो यूज़र को गेट कर लीजिए वापस से, देखिए आप गेट कर सकते हैं। तो ये चेंज पासवर्ड का हमारा काम हो गया। अभी चेंज पासवर्ड करने के बाद, वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिलीट अगर आप यूज़र को ये पावर देना चाहते हैं कि वो अपने अकाउंट डिलीट भी कर सके, तो वह आप दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट फील करते हैं जब कोई इसी में अकाउंट बना लो और डिलीट करना चाहो डिलीट ना हो, लेकिन इसका रीज़न होता है नहीं देने का। कंपनी चाहती नहीं कि कोई अपना डेटा लेके भाग जाए। तो अब देखते हैं बैंक में या फिर कहीं भी अकाउंट तो बहुत इजीली खुल जाता है, लेकिन अकाउंट क्लोज नहीं करते हैं वो लोग, चाहे जितना रिक्वेस्ट कर लो। इसी तरीके से वेबसाइट में भी होता है, अकाउंट तो ओपन हो जाता है लेकिन डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता बहुत सारी जगह पर। बट मैं चाहता हूँ कि यूज़र अगर हैप्पी है तो बना हुआ रहेगा, वरना वो भागेगा ही भागेगा, और इनएक्टिव यूज़र ना होने से कहीं ज़्यादा खराब होता है। सो डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पर एक व्यू बना रहा हूँ, डिलीट अकाउंट व्यू, API व्यू को इनवाइट करके इसमें डिलीट हम लोग मेथड चलाएंगे, जिसमें पहले यूज़र को गेट कर लेना है रिक्वेस्ट यूज़र से, और सिंपली डिलीट मेथड को कॉल कर देना है, बस डिलीट हो गया और कुछ नहीं करना। इसका हम लोग URL लिखेंगे, तो URL में आता हूँ मैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पेस्ट करेंगे इसको, और ये हमने नहीं किया इंपोर्ट, तो ये इंपोर्ट कर लेंगे। ये भी लॉगिन के बाद का ही काम है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया, डिलीट मेथड लगाना है, बस ये ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर आना है और इसमें आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं। आप देखेंगे डिलीट अकाउंट में सिंपली सिर्फ डिलीट मेथड के साथ आप लॉगिन है, और डिलीट मेथड के साथ अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका ये काम बन जाए। तो यहाँ पर आइए और डिलीट अकाउंट, ये मैंने इनपुट बना के रखा हुआ है। आपको जो CSRF टोकन है वह देना पड़ेगा, बिकॉज डिलीट सिर्फ गेट के अलावा जितने भी मेथड हैं सब में आपको CSRF टोकन यहाँ पर इस XCSRF टोकन हेडर में पास करना पड़ता है। हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया और सिंपली सेंड में क्लिक करते हैं। देखिए अकाउंट डिटेल सक्सेसफुली। अब आप आगे देखिए अकाउंट आपको दिखेगा नहीं, आप अगर लॉगिन करना चाहेंगे तो लॉगिन भी नहीं होगा। और मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ ना क्विकली। यहाँ पर आइए, देखिए अकाउंट यूज़र में यहाँ पर आपको कोई भी यूज़र दिखाई नहीं देगा। अब आपको वापस से करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रॉपर, तब आपका एक यूज़र मिलेगा, वरना आपको यूज़र नहीं मिलेगा। तो क्या क्या चीज़ें हमने देख लिया, एक बार मैं इसको रिव्यू ले लेता हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए मेरे से। CSRF टोकन गेट करना, इससे हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हमने देख लिया, फिर रजिस्ट्रेशन का जो अकाउंट एक्टिवेशन लिंक है वो इससे ओपन होगा, अकाउंट कन्फर्मेशन इससे हो जाएगा, लॉगिन हमारा इससे हो जा रहा है। फिर लॉगिन के बाद का क्या क्या काम है, यूज़र डिटेल को देखना, उसको अपडेट करना, पासवर्ड को चेंज करना, अकाउंट को डिलीट करना और लॉग आउट करना। इसके बाद सिर्फ बचा रीसेट का काम। तो रीसेट का काम देख लेते हैं। रीसेट का काम आप लॉग आउट के नीचे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिकॉज वो उसके लिए लॉगिन होना जरूरी नहीं है। देखिए रीसेट और पासवर्ड चेंज दो अलग अलग चीज़ें। पासवर्ड को रीसेट करना और पासवर्ड को चेंज करना दो अलग अलग चीज़ें होती है। पासवर्ड को रीसेट हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पासवर्ड भूल जाते हैं, और पासवर्ड को चेंज हम लोग तब करते हैं जब हमें पासवर्ड याद है बट हम लोग उस पुराने पासवर्ड को रखना नहीं चाहते, नया पासवर्ड चाहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए कि रीसेट कैसे करना होता है। सो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने कोड लिख दिया हुआ लॉग आउट के जस्ट नीचे, रीसेट पासवर्ड ईमेल व्यू। तो ये ईमेल करेगा, पासवर्ड रीसेट लिंक ये ईमेल करेगा यूजर को, और ये CSRF प्रोटेक्टेड होना चाहिए बिकॉज ये लॉगिन के बाहर का काम है, तो इसको आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर करना पड़ेगा। डिस्प्ले हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। तो परमिशन क्लास ये अलाउ एनी है बिकॉज कोई भी कर सकता है, इसलिए ऑथेंटिकेट होना जरूरी नहीं है। इस पर हम लोग कोई भी क्लास परमिशन क्लास नहीं लिखते थे, जैसे आप लोग देख सकते हैं इसमें कोई भी परमिशन क्लास नहीं है। ठीक, अगर कोई भी नहीं लिखा तो डिफ़ॉल्ट वाला अप्लाई होता है। डिफ़ॉल्ट वाला क्या है, इज़ ऑथेंटिकेटेड, यानी कि बिना ऑथेंटिकेट किए हुए
आप इस व्यू को नहीं देख सकते हैं, इस व्यू को नहीं देख सकते। ओके जी, तो बस उसी डिफ़ॉल्ट को हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिख के ओवरराइड करते हैं। तो इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, जिसमें एक आपको ईमेल देना पड़ेगा कि किस ईमेल में भेजना है आपको रीसेट लिंक, तो वह आप ईमेल प्रोवाइड करेंगे बॉडी में, रिक्वेस्ट बॉडी में, जो यहाँ पर ईमेल में ये कैप्चर कर लेगा। फिर ये चेक करेगा यूज़र ऑब्जेक्ट्स फिल्टर ईमेल है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर बढ़िया, अगर नहीं करता है तो ये क्या करेगा, अगर नहीं करता है तो ये रिटर्न करेगा डिटेल यूज़र विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कोई भी आगे आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है पासवर्ड रीसेट का, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। आपने रजिस्टर किया हो, आपने रजिस्टर किया हो तभी तो हो पाएगा। पहले का भी रजिस्टर किया हो और भूल गए तभी तो आप रजिस्टर करने के लिए, आप कोई भी आके रजिस्टर लिंक मारेगा तो नहीं होगा, उसको मिल जाएगा कि आपका लिंक रजिस्टर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये नहीं होता तो सिंपली क्या होगा, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट ईमेल, जो कि यूनिक है, तो इससे हम लोग यूज़र इंस्टेंस निकाल लेंगे। अब बाकी यहाँ ईमेल का काम रह गया। जो काम हमने रजिस्ट्रेशन में किया था वही हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ जो था ये ईमेल सेंड करने का, वही चीज़ मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। कुछ चीज़ें मैंने चेंज की, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये कि जनरेट पासवर्ड रीसेट टॉक, तो पहले यूआईडी इनकोड करेंगे वही पीके से, टोकन बना लेंगे यूजर इंस्टेंस से, और रिसेंट लिंक हमारा बन जाएगा। ये रीसेट पासवर्ड हमें लिखना पड़ेगा, इसका रिवर्स जो भी होगा यूआरएल को दिखाने वाला हुआ, जैसे हमने एक्टिव का किया था उसी तरीके से, एक्टिव व्यू का उसी तरीके से इसमें भी जाएगा यूआईडी और टोकन सेम वही है। और ये मैंने प्रिंट करने के लिए आप लोग देखना चाहें अगर देख सकते हैं कि रिसेंट लिंक में क्या होता है, रिसेंट यूआरएल में क्या होता है, इसी में ये कमेंट लिख दिया हुआ है। बाकी रिसेंट यूआरएल हमारा साइट डोमेन यहाँ से आएगा, ये वाला साइट डोमेन ये यहाँ पर आप चेंज कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही, और साथ में हमारा रीसेट लिंक यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो दोनों मिलके कहाँ चला जाएगा, इस फंक्शन पे। ये फंक्शन हमें भी बनाना पड़ेगा, जैसे हमने अकाउंट एक्टिवेशन के लिए बनाया था सेंड ईमेल, इसी से पासवर्ड रीसेट के लिए अलग से हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज इसका सब्जेक्ट वगैरह अलग रहेगा। सो यूजर ईमेल जाएगा और रीसेट का यूआरएल जाएगा। ये फंक्शन हमें बनाना है यूटिल्स में। यहाँ पर आइए, और जैसे ये बनाया था बिल्कुल वही इसी को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। तो क्या क्या मैंने चेंज किया, देखिए सेंड रीसेट पासवर्ड ईमेल, मैंने ये वाला जो फंक्शन है मैंने लिखा, ये हमारा सेंड रीसेट पासवर्ड ईमेल, ठीक तो है। अभी ये एरर क्यों आ रहा है, तो अब एरर नहीं आना चाहिए। ऊपर देखते हैं इसको हमने इम्पोर्ट किया है या नहीं। ऊपर चलिए, और कहाँ गया, थिंक ये रहा, ये हमने इम्पोर्ट नहीं किया, इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब ये एरर नहीं आएगा। ईमेल समझिए ये वाला जो सेम ईमेल सेंड करने वाला है, रेसिपिएंट ईमेल हमारे से आएगा जिस पे हमारा मतलब पासवर्ड रीसेट ईमेल भेजना है उसका ईमेल, और जो रीसेट यूआरएल है वो यूआरएल तो मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पर, ये किस किस तरीके से होगा। आप चाहें तो उसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं। जो कमेंट किया था मैंने, इस कमेंट को हटा के देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर कंसोल में दिख जाएगा यूआरएल। ओके, सो सब्जेक्ट इसमें मैंने लिखा है रीसेट योर पासवर्ड ऑन दिस, इसमें हमने लिखा था एक्टिवेट योर अकाउंट, इसमें हमने रीसेट योर पासवर्ड लिखा हुआ है। बाकी फ्रॉम ईमेल वही रहेगा, रिसीवेंट ईमेल यहाँ पर आएगा, और एचटीएमएल इसका हमें टेम्पलेट अलग से बनाना पड़ेगा इस नाम से। तो मैं ये वाला कॉपी करता हूँ और एक टेम्पलेट यहाँ पर बनाता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमारा एक ये वाला टेम्पलेट रहेगा। ये इस टेम्पलेट में हम लोग क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलर रहेगा अकाउंट एक्टिवेशन के, बस यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज यू रिक्वेस्टेड अ पासवर्ड रीसेट फॉर योर यूजर अकाउंट, ये, और जो रीसेट यूआरएल है हमारा वो यहाँ पर। बाकी फॉलो वाला हमारा कोड है इधर एचटीएमएल का सिंपल सा, और यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा, और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वापस से आते हैं, और एचटीएमएल कंटेंट रेंडर, ये हमारा रेंडर होगा। हमने ये रीसेट ईमेल जो भेजा हुआ था यहाँ पर दिखाने के लिए, हमने वहाँ से पास किया हुआ, तभी ये यहाँ पर दिखेगा रीसेट यूआरएल है वो। ओके, सो ये हो गया। अभी क्रिएट द ईमेल बॉडी विद बोथ एचटीएमएल एंड प्लेन टेक्स्ट वर्जन। तो टेक्स्ट कंटेंट को हमने स्ट्रैप टैग्स करके एचटीएमएल कंटेंट को किया हुआ है। इसके बाद ईमेल हमने सब्जेक्ट दिया, टेक्स्ट कंटेंट दिया, फ्रॉम ईमेल और टू दे दिया, फिर अटैच करेंगे अल्टरनेटिव, और यहाँ पर सिंपली सेंड कर देंगे। तो इससे हमारा ईमेल सेंड हो जाएगा पासवर्ड रीसेट का, इसके चलने पर, इसी के कॉल होने पर, इस व्यू के चलने पर, पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी आएगा तब। चलिए इसका यूआरएल लिखते हैं। वैसे यूआरएल लिखना है जिस तरीके से अकाउंट का हमने लिखा था, रजिस्ट्रेशन और अकाउंट का कुछ लिखा होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज, इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर जैसे हमने इसका किया था अकाउंट रजिस्ट्रेशन का, ये ही ईमेल सेंड करने का काम करता था अकाउंट एक्टिवेशन का, तो बस इसी के सिमिलर हमें करना है। ये लॉगआउट के नीचे भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा ये अकाउंट रीसेट पासवर्ड को हिट करेगा तो ये वाला व्यू चलेगा। पहले इसको इंपोर्ट कर लूँ मैं, तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लिया, ये वाला व्यू चलेगा। अगर पोस्ट मेथड है तो सिंपली क्या होगा, ये सारी चीज़ें चेक की जाएगी, ईमेल इसको दिया जाएगा, ईमेल चेक करेगा और हमें ईमेल कर देगा हमारी ईमेल आईडी पे पासवर्ड रीसेट का यूआरएल। ठीक है, अभी उस यूआरएल पे कोई क्लिक करेगा, जो हमारा यूआरएल आता है अभी तो मेरे पास है नहीं, ये जो यूआरएल है इस पर कोई क्लिक करेगा तो एक यूआरएल यहाँ पर हमारा ओपन होता है टोकन और यूआईडी के साथ, तो वह ओपन हो इसीलिए हमें एक बनाना पड़ेगा यहाँ पर व्यू। तो जिस तरीके से हमने अकाउंट का बनाया था, कहाँ गया भाई व्यू, ये व्यू कुछ इस तरीके से जो हमने बनाया था, ये छोटा सा व्यू, बिल्कुल वैसे हमें रीसेट के लिए भी बनाना है। तो इसी को आप चाहें तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस वाले को, और बस उसमें खाली चेंज कर देना आपको ये वाला नाम, बाकी सारी चीज़ सेम रहेगी। तो नीचे आइए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो रीसेट पासवर्ड व्यू इसका नाम है, बस ये उस लिंक को ओपन कराने का काम करेगा। और यहाँ पर हमें जिस तरीके से हमने अकाउंट वेरिफिकेशन में ये STR UID करके दिया था, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा
जो यूआरएल है वह, बट यहाँ पर हमारा अपना कुछ पाथ होगा, नेम वगैरह, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये रहेगा। अभी मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अकाउंट रीसेट पासवर्ड, इसमें यूआईडी भी आएगा, टोकन भी आएगा और ये व्यू चलेगा। इसमें कोई भी मेथड नहीं है, ना तो गेट है ना ही पोस्ट, बस ये यूआरएल हमें व्यू करके दिखाएगा। और इसका हमने ये रिवर्स रीसेट पासवर्ड लिखा था, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवर्स रीसेट पासवर्ड, तो जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको सेम टू सेम यहाँ इस नेम में लिखना है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो ये से कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी मान लीजिए कि इससे लिंक हमारा सेंड हो गया, इससे हमारा यूआरएल ओपन हो गया, बट पासवर्ड रीसेट कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा? तो कंफर्म करने के लिए हम लोग एक अलग व्यू बनाएंगे। तो आते हैं व्यू के पास, और यहाँ पर सबसे लास्ट में हम लोग ये वाला व्यू बनाते हैं। इसमें हमने लिखा है रीसेट पासवर्ड कंफर्म व्यू, और इसमें अलाउ नहीं है, पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो ये इसको मिलेगा रिक्वेस्ट बॉडी पे यूआईडी और टोकन, ये चेक करेगा। बिल्कुल सेम वही है अकाउंट एक्टिवेशन का जो हम लोग कंफर्म कर रहे थे ना, बिल्कुल वही मैंने कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं है। तो ये चेक करेगा यूआईडी टोकन है या नहीं, अगर नहीं है तो मिसिंग कर देगा। इसका ट्राई के बाद पहले ये सबको डिकोड करेगा, टोकन को चेक करेगा और नया पासवर्ड जो यूज़र देगा उसको गेट करेगा, और नया पासवर्ड देखेगा नया पासवर्ड दे रहा है या नहीं। अगर नहीं दे रहा तो उसको न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड बताएगा। अगर नया पासवर्ड दे रहा है तो सिंपली क्या करेगा, सेट पासवर्ड से नया पासवर्ड सेट कर देगा और सेव कर देगा डेटाबेस में, और यहाँ मैसेज देगा रिस्पॉन्स के तौर पर कि पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल। वरना अगर इनवैलिड होता है टोकन वगैरह कुछ भी, तो ये इसमें चलाएगा कि इनवैलिड रीसेट पासवर्ड लिंक और 400 का बैड रिक्वेस्ट। अगर ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन अगर होता है तो हमें एक्सेप्ट में आएगा और मिल जाएगा डिटेल इनवैलिड रीसेट पासवर्ड लिंक 400 का। अभी बस ये हो गया। अभी सिंपली हमें इसका लिख देना है पाथ यानी कि यूआरएल, और ये हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें आइए और सिंपली यहाँ ना पेस्ट कीजिए। इसको मैंने पहले से लिख के रखा हुआ इसलिए थोड़ा समय बचता हुआ हमारा, तो इसको मैंने कॉपी किया, मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया इसी वजह से, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ये इंपोर्ट। अब कोई भी अगर पासवर्ड लिंक देखिए ईमेल किया मैंने, ईमेल हो जाएगा इस चीज़ से, ये इस वाले से ईमेल हो जाएगा, इस वाले से। ये जो पाथ है जो 14 नंबर पे आपको दिख रहा है, इस वाले से ईमेल होगा। ईमेल हो गया, ईमेल चला गया। जब उस ईमेल मिलेगा यूज़र को और जब वो क्लिक करेगा पासवर्ड रीसेट वाले लिंक पे, तो वह लिंक ओपन होगा इसकी वजह से। और लिंक ओपन हो गया, लिंक ओपन होगा तो हमें यूआईडी और टोकन मिल जाए। उस यूआईडी और टोकन के बेस पर हम लोग इस पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और पासवर्ड नया पासवर्ड सेव करवा देंगे, वेरीफाई वगैरह करवा के, ठीक है। तो ये हमारा 3 चीज़ें एक साथ काम करेगी। अभी चलिए कि हम लोग एग्जामिन करके देखते हैं कि ये काम करता है, लेकिन उससे पहले मुझे एक यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने डिलीट कर दिया था, तो हमारे पास कोई भी यूज़र नहीं है वैलिड यूज़र। आप देखेंगे कि कोई भी यूज़र है, मैं क्विकली इसको रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, फिर आपके पास वापस आ। देखिए मैंने अकाउंट एक्टिवेशन कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रोसेस मैंने कर रजिस्ट्रेशन किया मैंने और अकाउंट एक्टिवेशन कर लिया, बहुत सिंपल सा। अब मुझे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं इससे, लॉगिन हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये वाला पासवर्ड बस हमें यूज़ करना पड़ेगा और लॉगिन कर सकते हैं। बट मान के चलिए कि मैं पासवर्ड भूल गया, तो अब क्या होगा, अब मुझे पासवर्ड को रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रीसेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको ये वाला 3 काम करना पड़ेगा। एक तो ईमेल पहले सेंड करना पड़ेगा, फिर यूआरएल से यूआईडी टोकन निकालना पड़ेगा, फिर हमारा कन्फर्म होगा। उनको तीनों ही साथ में दिखा रहा हूँ। पहले ईमेल भेजेंगे, मेल भेजने के लिए रीसेट पासवर्ड का चाहिए, मैंने यहाँ पर इनपुट बना के रखा है, इस पे चलेगा अकाउंट रीसेट पासवर्ड, यानी कि किस पर, इस वाले पहले वाले पे पाथ अकाउंट रीसेट पासवर्ड, ये हमारे ईमेल भेजने का काम करेगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर मुझे ईमेल देना पड़ेगा एक वैलिड ईमेल। अगर कोई एक ऐसा ईमेल देते हैं जो कि नहीं है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ www, उसको सेव किया। और ये जो कि CSRF प्रोटेक्टेड है, तो आपको CSRF यहाँ पर देना पड़ेगा एक वैलिड। मैं एक CSRF पहले मंगवा लेता हूँ, देखिए ये वाला CSRF हमें मिल गया। और रीसेट पाइए, यहाँ पर इसको सेट कर दीजिए। अब बॉडी पे देखिए एक इनवैलिड ईमेल दिया मैंने, जो कि रजिस्टर नहीं है, वो दिया मैंने। सेंड में क्लिक करेंगे, बताएगा यूजर विद दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। अब सही ईमेल देते हैं, तो आज तक का हमारा सही ईमेल है। सेंड में क्लिक करेंगे, ये हमें ईमेल भेज दे रहा है पासवर्ड रीसेट का, ईमेल कर रहा है, इसलिए सेंड रिक्वेस्ट। देखिए पासवर्ड रीसेट ईमेल सेंड सक्सेसफुली, मैसेज मिल गया। अब ईमेल में आइए और यहाँ पर देखिए आपको एक ईमेल आया होगा नया, देखिए रीसेट योर पासवर्ड ऑन लोकलहोस्ट, यहाँ पर क्लिक करेगा तो ये जो यूआरएल हमारा ओपन होता है, ये हमारा होता है इस वाले से, ये सेकंड जो हमने लिखा है इससे, जिस पे यूआईडी डायनामिक और टोकन डायनामिक है, जिससे हमें यूआईडी डायनामिक और टोकन डायनामिक यहाँ यूआरएल पे देखने को मिल जाता है। अब इस यूआईडी और टोकन का यूज़ करके तीसरे वाले, इस वाले लास्ट वाले पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे और हमारा पासवर्ड नया सेट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर आना है और इस रीसेट पासवर्ड कन्फर्मेशन इस वाले एंड पॉइंट पे हमें जाहिर सी बात है यहाँ पर लगेगा ये, तो मैंने इसको दे दिया यहाँ पर, मतलब CSRF टोकन लगेगा, मैंने दे दिया। और यूआईडी चाहिए, टोकन चाहिए और नया पासवर्ड चाहिए। तो चलिए हम लोग यूआईडी यहाँ से मिल जाएगा, तो जूम करते हैं। ये कॉपी किया मैंने, नहीं गलत दे रहा हूँ क्या, एक बार फिर से ओपन कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास दो है। यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं, ये वाला। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ आना है और ये यूआईडी दे दिया। उसके बाद हमें टोकन देना है, तो ये वाला टोकन हो गया, टोकन यहाँ पर दीजिए, ये हमने दे दिया टोकन। और पासवर्ड, नया पासवर्ड, ये न्यू पासवर्ड फील्ड पे हमें नया पासवर्ड जय हो 1 2 3 ही रहेगा। सिंपली सेंड में क्लिक कीजिए, देखिए नया पासवर्ड हमारा रीसेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब पुराने पासवर्ड से अगर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, देखिए नहीं लॉगिन होगा, इसमें CSRF देना पड़ेगा। नहीं कोई नहीं, ये CSRF वाला आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब फ्रंट एंड कनेक्ट करेंगे तब। इसको मैंने किया सेव,
तो ये पुराने पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ये लॉगिन नहीं होगा। जैसे नया पासवर्ड देंगे यहाँ पर जो कि जय हो 123 है, जय हो 3, तो ये हमारा लॉगिन हो जाएगा। लॉग इन सक्सेसफुली, यानी कि पासवर्ड हमारा रीसेट हो चुका है और सक्सेसफुली हमारा काम भी कर। अब आप लॉग आउट करना चाहें तो लॉग आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आइए और आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी CSRF चाहिए। ओके, इसमें तो ये वाला लॉगिन वाला CSRF चलेगा ना, तो इसको कॉपी किया और पेस्ट किया और ये CSRF हमारा चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉगिन के बाद जितना भी काम होगा वो लॉगिन वाले CSRF से होगा जो आपको यहाँ पर मिलेगा, और लॉगिन से पहले लॉग आउट के बाद जो भी काम होगा उसके लिए आपको CSRF टोकन यहाँ से जनरेट करके एग्जामिन करना है। ठीक है जी, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा आपको दिमाग में आ जाएगा। तो हमने सारा यहाँ से देख लिया, सिर्फ एक ये चेक ऑथेंटिकेशन मैंने आपको नहीं दिखाया, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। साथ में डिलीट अकाउंट में एक बग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले चेक ऑथेंटिकेशन देख लेते हैं, बिकॉज ये छोटा सा है। तो हमें चेक करेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। उसके लिए हम लोग चलते हैं, कहाँ पर चलेंगे, हम लोग चलेंगे व्यू में और सबसे ऊपर चलते हैं, बिकॉज ये ऊपर मेरा तो भी ठीक ही है। ये यहाँ पर सबसे ऊपर, इससे जस्ट नीचे कर लेता हूँ। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि चेक ऑथेंटिकेटेड व्यू API व्यू, और ये सीसर प्रोटेक्टेड रहेगा, जाहिर सी बात है। बट इसमें सिर्फ गेट है तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चले। इसमें सिर्फ गेट है, ये हमें क्या करेगा, ये अलाउ नहीं है, कोई भी इसमें रिक्वेस्ट भेज सकता है। अगर यूज़र डॉट इज ऑथेंटिकेटेड जो कि हमें जेंगो प्रोवाइड करता है, अगर ये ट्रू है तो हम लोग मानेंगे कि यूज़र हमारा ऑथेंटिकेटेड है, वरना ऑथेंटिकेटेड नहीं है। सिंपल सी, ये बस ऐसे ही मे भी काम आ जाए, वैसे इसका कुछ खास यूज़ केस अभी मुझे दिख नहीं रहा, और फिर मैंने इसको बना के रख लिया। अगर आज तक पढ़ दिया तो आप इसका यूज़ कीजिएगा, वरना आप इसको हटा सकते हैं अपने कोड से। यहाँ पर आइए, इसको यहाँ रख देता हूँ, ये हमने कॉपी करना है और इसको हम लोग यहाँ पर, ठीक। अब इस पर आप हिट कीजिए, आपको ये बताएगा गेट रिक्वेस्ट है तो कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है यूज़र। कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, बस सब कुछ सिंपली हिट करना है CSRF टोकन के साथ। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं चेक ऑथेंटिकेशन में, बॉडी में कुछ नहीं देना, गेट रिक्वेस्ट रखना है, सेंड में क्लिक कर दें, बता रहा है कि इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स, लेकिन लॉगिन करके अगर करेंगे, जैसे मैं लॉगिन करता हूँ और ये फॉरवर्ड बता रहा है, तो हम लोग एक नया लेते हैं, पहले CSRF टोकन या फिर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आया मैं और मैंने लॉगिन किया, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग जब इसमें चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन तो हमें बताएगा ये ट्रू, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ट्रू, वरना फॉल्स। जैसे मैं लॉग आउट कर दूं इसको, यहाँ से हम लोग टोकन ले लेते हैं पहले। अरे भाई कहाँ गया ये टोकन, ओके सेंड में क्लिक करते हैं। देखिए ये इस तरीके से होगा, ये हमारा सेट नहीं हुआ था इसलिए मुझे एक रिक्वेस्ट, फॉल्स रिक्वेस्ट भेजना पड़ा। अब ये यहाँ पर है, अब इसको पेस्ट करेंगे। अब जैसे सेंड में क्लिक करेंगे ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा, और जब हम लोग चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन को तो हमें ये फॉल्स बताएगा। देखिए फॉल्स, तो ये ऑथेंटिकेशन चेक करने का एक हमने एंड पॉइंट बना के रखा है। अभी डिलीट वाले पे मुझे क्या एक दिख रहा था बग, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जब आप आते हैं तो क्लोज कर दे, इसका कोई काम नहीं, इसको भी क्लोज कर, इसका कोई काम नहीं। यहाँ पर आते हैं तो ये जेंगो सेशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जेंगो सेशन लॉग आउट करने पे यहाँ पर सारा गायब हो गया। अभी एक यूज़र है हमारा, मैं डिलीट करता हूँ इसको, ठीक है। तो मैं डिलीट करता हूँ इसको, डिलीट कैसे करेंगे, लॉगिन करेंगे पहले, सेंड किया नहीं, नया टोकन चाहिए, CSRF का नया टोकन मंगवा लिया, बिकॉज वो पहले वाला एक्सपायर हो जाता है इसीलिए तो सिक्योर है ये। अभी लॉगिन पे आना है, यहाँ पर लगाना है और सेंड में क्लिक करना है, ये लॉगिन हो गया। अब डिलीट अकाउंट पे आइए और यहाँ पर लॉगिन के बाद का जो क्विक की है उसको पकड़ना है, और ये सेंड नहीं हुआ लगता, इसमें देखते हैं गेट रिक्वेस्ट करके। ओके ये काम कर रहा है, ये नया आया, नया आ गया होगा, देख लेते हैं ना। इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और डिलीट कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली अपना यूज़र एक डिलीट कर। यहाँ पर देखिएगा आप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सेशन में तो आप लॉगिन है तो आपको यहाँ पर सेशन दिख जाता है, ठीक है। अब डिलीट कर दिया मैंने, सेंड में क्लिक किया, कि हमारा ये अब सेट हुआ है, सेट किया, इसको पेस्ट करते हैं, अब सेंड करेंगे, ये हमारा डिलीट हो जाएगा। वो बस CSRF टोकन अपडेट नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पर उसकी वजह से CSRF का फेल्ड आपको दिख रहा था, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिलीट कर दिया हमने, अकाउंट मेरा डिलीट हो गया। डिलीट होने के साथ क्या हमारा ये सेशन डिलीट होगा, यूज़र का सेशन तो बना ही रहेगा। यूज़र लॉग आउट करता है तब तो उसका सेशन डिलीट होता है, लेकिन यूज़र जब डिलीट करता है उसका सेशन बना ही रहता है। ये यूज़र भी नहीं है और उसका सेशन भी बना हुआ। तो डिलीट के साथ अगर आप सेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लॉग आउट फंक्शन को कॉल कर देना चाहिए डिलीट वाले पे। तो अगर मैं इसमें आऊँ और लॉग आउट पे चलते हैं, ये कहाँ गया लॉग आउट, ये लॉग इन है और ये रीसेट आ गया। ये जो लॉग आउट है हमारा, इसे कॉपी कीजिए और डिलीट वाले पे लगा दीजिए। डिलीट होने के बाद ये लॉग आउट हो जाए कुछ इस तरीके से। अब ये लॉग आउट होगा तो सेशन भी हटा देगा, ठीक है। इसको आप एग्जामिन कर लीजिएगा, मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंग ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, अगर नहीं होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कोड, ये पे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा। बट ये है हमारा पूरा का पूरा सेशन ऑथेंटिकेशन। अभी एक चीज़ जो मैं आपको इसमें दिखाने वाला था और कुछ चीज़ें, वह है पहली चीज़, एक तो मुझे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। एक नया रजिस्ट्रेशन करता हूँ मैं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ, बिकॉज तभी मैं दिखा पाऊंगा कुछ चीज़ें। और अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें से कुकी का एज कैसे आप सेट कर सकते हैं अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो। बाय डिफॉल्ट ये 14 दिन का होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सेशन ID का जो कुकी होता है उसकी, देख हम लोग यहाँ से लेते हैं, पहले ये लिया हमने, फिर इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी किया और लॉग इन करवा। तो यहाँ पर इससे सब टोकन डाला मैंने, बॉडी में यहाँ पर मेरा ऑलरेडी है, और पहले बार यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। जेंगो सेशन में कुछ नहीं है, तो सिंपली सेंड में क्लिक करते हैं और लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो हमारा एक सेशन बन चुका होगा, ये सेशन ID, और इसकी जो वैलिडिटी है आप देखेंगे, ये आपको दिख रहा है कितना, एक्सपायरी डेट 2 जुलाई
2/7/2023 दिख रहा है और ये टाइम दिख रहा है 15:29 लगभग। तो एक तो ये टाइम थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है और डेट हो सकता है कि 14 दिन का हो, कैलकुलेट कर लीजिएगा। आज है 18 तारीख, मतलब डेट तो लगभग लगभग ठीक होगा लेकिन टाइम आपका गलत हो सकता है। तो टाइम अगर आप लोकल सेट करना चाहते हैं तो वह भी बताऊँगा। और पहले तो ये कम करना सिखा देता हूँ कि 14 दिन है तो इसको कम कैसे करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ आना है सेटिंग्स में और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है सेशन कुकी एज, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इतना सेकंड का होता है जो कि 14 दिन के इक्वल होता है। मैंने इसको सेट किया 1800 सेकंड में जो कि 30 मिनट के इक्वल होता है। आप चाहें तो अपने मर्जी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ आइए और इसको मैं लॉग आउट करता हूँ। अभी देखिए अभी ये हमारा क्या है, अभी हमारे यहाँ पर सेशन दिख रहा है ना इतना, इसको हम लॉग आउट लॉग आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और हमें चाहिए लॉगिन वाला जो कि नया आया हुआ होगा वह, यानी कि ये वाला, और सिंपली लॉग आउट में आना है। यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए और सिंपली लॉग आउट कर दीजिए। तो ये लॉग आउट सक्सेसफुली हो गया, साथ में लॉग आउट हो गया तो हमारा ये सेशन डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। हमने समय कम किया है, 1800 सेकंड किया यानी कि 30 मिनट। तो अभी जितना भी बज रहा है उसमें से 30 मिनट आप ऐड कर लीजिए, यानी कि 9:31 इतना हमें दिखना चाहिए वहाँ पर एक्सपायरी। देखते हैं कि दिखता है या नहीं। तो हम लोग पहले एक CSRF टोकन लेते हैं नया, लॉगिन करेंगे इसीलिए लॉगिन में हमें, और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और लॉगिन करते हैं। सेंड में क्लिक किया और लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। अब ये सेशन हमारे यहाँ पर की जनरेट हो गया होगा। यहाँ पर आते हैं, देखिए ये दिख रहा है 18 जुलाई 2023 एक्सपायरी डेट, लेकिन ये 16:01 पे दिख रहा है। 16 बजे मतलब 4 बजे दिख रहा है, ये फिर भी 8 बजे की रात, ये तो गलत दिख रहा है, तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए। तो ये इसको सही करने के लिए, टाइम को सही करने के लिए आपको लोकल समय पे अगर आपको लेकर आना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, ये यूज TJ और यहाँ पर इसको फॉल्स कर दीजिए, ये आपका लोकल सेट हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे और ये जो इनकरेक्ट दिख रहा था इसको रहने देते हैं, इसमें हमें कंपेयर करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें ये कुकी मैनुअली हटाना पड़ेगा। हटा दिया, ये हटाओ भाई, ये हटा दिया यहाँ से सब कुछ हटा दिया। हम लोग वापस से लॉगिन करेंगे, ठीक है, लॉग आउट तो हुआ नहीं, वापस से लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि नया सेशन जो बनेगा वो सही टाइम के साथ बनता है या नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पर इसको आके फॉल्स किया हो। हम लोग ये नया CSRF टोकन लेंगे, ये नया टोकन आ गया, लॉगिन में आना है, यहाँ पर इसको सेट करना है और सेंड में क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाए सक्सेसफुली। अब यहाँ पर नया एक सेशन बन गया हुआ हमारा, ये पुराना वाला सेशन है जिसमें हमारा ये 16:01 ये दिखता है। और अभी जो हमारा सेशन बना होगा अभी लॉगिन करने से उसका देखिए 21:33 आपको दिखा। तो अभी हमारा बज रहा है कितना, 9, तो 12 और 9 21 हो गया, और 3 हो रहा है तो 30 मिनट उसमें जोड़ लीजिए तो 33 हो जाएगा। तो 30 मिनट ठीक हमारा परफेक्ट एकदम काम कर रहा है, बिकॉज हमने 30 मिनट के लिए इसको बनाया हुआ था। तो सेशन आईडी का जो एज है आप 30 मिनट यहाँ सेट, ज़्यादा ये कम करना तो कर सकते हैं, वैसे ये लंबाई रखा जाता है और ये HTTP ओनली भी है तो ज़्यादा कोई खतरा है नहीं इस पर, बट आप अपनी मर्जी से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही एक्सपायर होगा वैसे ही आपका ये ऑथेंटिकेशन होना बंद हो जाए, जैसे भी लॉग आउट का हमारा ऑथेंटिकेशन होना बंद हुआ था ना, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और लॉग आउट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे सेंड में क्लिक करेंगे, अब की बार ये हो गया, मैं CSRF टोकन मैंने दिया हुआ, ये वाला लॉगिन वाला CSRF से सेंड में क्लिक करेंगे, ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। और लॉग आउट होने के साथ ही हमारा ये सेशन जो है जो कि 21:33 है, ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा डिलीट हो गया, जो भी था हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। सो थोड़ा सा इसमें मुझे रिफ्रेश करना पड़ा लेकिन ये डिलीट हो गया। तो ये था इसमें गेम। अभी इसमें इससे ज़्यादा और कुछ खास है नहीं, बाकी तो 3 घंटा मैंने आपका ले लिया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपने ये पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम सीखा और ये सिक्योर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन में। बाकी छोटी मोटी चीज़ें कुछ गड़बड़ होगी जो हम लोग यूनिट टेस्टिंग इसका अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके। अगर आपको यूनिट टेस्ट देखना है इसका तो मैं आपको यूनिट टेस्ट करके भी दिखा दूंगा एक एक का, सभी लगभग सभी व्यू का और सभी serializer का, सभी का तो नहीं हो पाएगा लेकिन मैं दिखा दूंगा 4-5 का, लेकिन कोड मैं आपको सभी का दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। सो आई थिंक इसमें और कुछ खास है नहीं, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया। अगर कुछ छोटा मोटा अगर कुछ है इसमें तो ये आपको गिटहब रेपो में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप फिक्स कर लीजिएगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ है। यहाँ एक ये था, ये हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे जब भी प्रोडक्शन में जाएंगे तो जेसन रेंडर करके, ठीक है। तो ये रहा। बाकी टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सही सभी जब कोई वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो तो समय सबका अच्छा रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा, तो करेक्ट रहना चाहिए। अच्छा मतलब क्या, करेक्ट होना चाहिए। बाकी प्रोडक्शन के लिए ये रेडी है, आप चाहें तो इसको लेके जाइए। कुछ चीज़ें सिक्योर करनी पड़ेगी और आपको, जैसे आपका की ये यहाँ पर दिख रहा है उसको ENV में लेके चले जाइए और os.in1.get करके उसे गेट कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं, ये व्यू वगैरह हमारा सब कुछ परफेक्ट है। अगर मुझे बाद में कुछ याद आता है तो मैं उसको यहाँ पर कोड कर दूंगा, कमेंट में लिख दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं रिव्यू तो करूंगा इसको, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है। सो दोस्तों बस इसमें इतना ही है, और यूनिट टेस्टिंग देखना है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।